हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। मैं विश्व कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने। जो ज्योग्राफी का बम शॉट हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में, वो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट था। तो आज हम उसका जो सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ने वाले हैं, और एक जो टॉपिक आपका छूट गया था आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का साइक्लोन, उसको हम इसमें करेंगे। और बाकी जो जो टॉपिक्स हैं जैसे कि आपका फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, तो वो इकोलॉजी वाले सेक्शन में सर ने करवाया, तो उसमें हम आपको रिवीजन करवा देंगे। मतलब A to Z टॉपिक्स आपका रिवीजन होने वाला है। और जो लोग परमार सर के कंटेंट को पसंद करते हैं लेकिन हिंदी मीडियम ना होने के कारण जो है उनको समझ में नहीं आता है, तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आपको टोटली हिंदी में आपको जो है रिवाइज़ करवाने वाला हूँ सारी चीज़ें। और देखो, जो लोग इंग्लिश में पढ़ चुके हैं उनका लेक्चर और चाहते हैं कि कम समय में रिवीजन कर सके, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब सारा टर्म मैंने हिंदी में ही यूज़ किया है। जो PDF आप जब देखोगे ना, तो उसमें आपका इंग्लिश टर्म भी यूज किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी मीडियम है तो समझ में नहीं आएगा इंग्लिश मीडियम वाले। ठीक है, तो दोनों मीडियम के कैंडिडेट्स जो है रिवीजन कर सकते हैं इससे। और ख़ास करके ज़्यादा बेनिफिट होगा हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखे हैं, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला डिवीजन नहीं देखे हैं, आप जा करके देख लेना। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आज। ठीक है, प्लेलिस्ट में ही सारा बम शॉट का वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा। और ये एग्जामिनेशन जो भी आपका है, SSC हो गया, रेलवे जो हो गया, जैसे अभी रेलवे का भी NTPC का CBT 2 होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी ये कारगर है। और साथ ही साथ जो आपका रेलवे का ग्रुप D एग्जामिनेशन होने वाला है, उसमें भी आपका हेल्प करेगा। और साथ ही साथ SSC के लिए तो है ही, दिल्ली पुलिस, GD, MTS, ये जैसा सब के लिए बेनिफिट है। तो रिवीजन के लिए बेस्ट है ओवरऑल, यही कहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे आज के इस लेक्चर को। एंड देखते हैं हम लोग इंडियन ज्योग्राफी। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि थ्योरी तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है MCQ फॉर्मेट में, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, तो आप, ये हम लोग का बैच है 49 रुपीज़ का, जिसमें कि मैं आपको हर एक सब्जेक्ट का जो है MCQ प्रोवाइड करता हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें कि हर एक चैप्टर से लगभग 100+ MCQ देखने को मिलते हैं। मतलब पूरे उस चैप्टर का जो है निचोड़ मिल जाएगा। और ये आपका जो है बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, और विथ आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगर जिनको MCQ का प्रैक्टिस करना है, वो हमारे इस 49 रुपीज़ के बैच को इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा इंक्वायरी लेना है, तो यहाँ पर नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं वहाँ पे, या कॉल कर सकते हैं। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। ठीक है, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट है। तो देखो, यहाँ पर अगर बात करेंगे विश्व में भारत की स्थिति की, तो विश्व भर में अगर बात करेंगे, टोटल जितना भी क्षेत्रफल है ना, उसका 2.4% जो है आपका इंडिया का है। ठीक है, तो ये पहला फैक्ट। उसके बाद जनसंख्या की बात करेंगे, तो जनसंख्या जो है पूरे विश्व का 17.7% जो है वो आपका इंडिया में रहती है। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान अगर पूछेगा, तो 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके आगे पीछे का पूछ सकता है, मतलब छठा पूछ देगा और 8वां पूछ देगा। तो छठा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया है, और 8वां आपका अर्जेंटीना है। ठीक है, और सबसे बड़ा देश अगर पूछेगा तो वो तो आपको पता है, रूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसके अलावा और क्या, हाँ, ऐसे आप याद कर सकते हैं, रूस के बाद कनाडा, फिर चीन, अमेरिका, इस तरीके से जो आपका ये सीक्वेंस रहता है, रुक चीन अब आ भारत, ऐसा कुछ करके ट्रिक है इसका। यानी कि रूस से रूस हो जाएगा, क से कनाडा हो जाएगा, चीन हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका अमेरिका, फिर उसके बाद ब्राज़ील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, फिर उसके बाद अर्जेंटीना। ये आपका सीक्वेंस है। तो ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछेगा, 7वां सबसे बड़ा कौन है, मतलब 7वें स्थान पर ये है इंडिया, और छठा पूछ देगा और 8वां पूछ देगा, और पहला आपको याद रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं, मतलब इसका जो है लोकेशन क्या है पूरे, मतलब वर्ल्ड में जो मैप है उसमें इसका लोकेशन क्या है। तो देखो, सबसे पहले भारत जो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो पृथ्वी है उसको 4 गोलार्धों में बांटा गया है। ये उत्तर पूर्वी, फिर है उत्तर पश्चिमी, फिर है दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी। यानी ओवरऑल ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का ये वाला पार्ट में, मतलब उत्तर पूर्वी गोलार्ध इसको बोलते हैं। तो इस वाले में हम लोग का इंडिया लोकेटेड है। उसके बाद उत्तर दक्षिण का विस्तार अगर पूछेगा कि मतलब जो इंडिया है, ठीक है, इसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना लंबाई है, और पूरब से लेकर के पश्चिम तक कितना लंबाई है। तो उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर में फैला हुआ है, और पूरब से पश्चिम जिसका विस्तार 2933 किलोमीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, तो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर पढ़ा था वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में। तो अक्षांश मैंने बताया था कि जो भी लैटिट्यूडनल जो लाइंस होता है वो आपका ये अक्षांश होता है, मतलब जो पड़ा हुआ लाइन, और देशांतर ये होता है। तो मान लो कि ये हम लोगों का पूरा अर्थ है, ठीक है, जियोइड शेप का है, और ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में बांट गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कहीं पर जो है इंडिया है। तो यहाँ पर देखोगे तो ये अक्षांश कहीं ना कहीं से यहाँ से टच हो रहा होगा ना, तो ये वाला जो 8 डिग्री वाला जो है ना, वो टच करके जाता है। यानी कि जो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश जो है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है इंडिया का।
और अगर पूछेगा देशांतरीय विस्तार मतलब ये वाला, मतलब इसके और इसके बीच में जो है आपका पड़ता है, तो ये कौन सा लाइन है, ये है आपका 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपको यहाँ पर याद रखना है कितना कितना है। ठीक है, ये सब तो बेसिक है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आगे बढ़ते हैं, समुद्री सीमा। ठीक है, समुद्री सीमा की बात करेंगे तो भारत का जो प्रादेशिक जलीय सीमा है वो लगभग 12 नॉटिकल माइल्स के है, जो कि 22 किलोमीटर के बराबर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना, प्रादेशिक जल सीमा कितना है, 12 नॉटिकल मील, जो कि आपका 22 किलोमीटर के इक्वल होता है। उसके बाद कर्क रेखा की बात करते हैं, जो आपका 22.5 डिग्री वाला जो आपका अक्षांश रेखा होता है, सॉरी 22.5 बोल रहा हूँ मैं, 23.5 डिग्री वाला जो उत्तरी अक्षांश होता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं हम लोग सब चीज़, तो ऐसा मत बोलना कि नहीं पढ़े। ये 0 डिग्री है, फिर इसके बाद ऊपर में 23.5 डिग्री होता है और ये नीचे भी होता है, लेकिन ये आपका साउथ वाला होता है, तो ये मकर रेखा होता है, लेकिन हम इस वाले रेखा की बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री अक्षांश वाला। तो ये आपका भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है और टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत की। कौन कौन सा है, तो गुजरात सीक्वेंस में बात करेंगे, सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और इसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पर याद भी करना है। नहीं तो ऐसे मित्र पर गमछा झाड़, ऐसा तो कुछ ट्रिक है ही, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि बाएं से दाएं जो है आप इसको ऑर्डर में सजाइए। तो ये सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए और उतना हार्ड भी नहीं है। अगर मैप आपको याद है तो आसानी से कर सकते हैं। गुजरात है, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी एक क्वेश्चन ये भी आता है कि राजधानी जो कर्क रेखा से ऊपर है, मतलब ये कर्क रेखा है और कितने स्टेट्स की जो राजधानी है वो कर्क रेखा से ऊपर आती है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले राजस्थान का कैपिटल जो कि जयपुर है, फिर त्रिपुरा का कैपिटल जो कि अगरतला है, और आइजोल जो कि मिजोरम का है। तो ये 3 स्टेट्स का जो कैपिटल है वो कर्क रेखा से ऊपर आती है। बाकी जो पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन सब का नीचे आता है। तो ये आपको यहाँ पर जो है क्लियर रहना चाहिए। तो ये कर्क रेखा के बारे में इतने फैक्ट्स याद रखना है। अब आते हैं भारत का जो मानक समय रेखा है, तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये चीज़ आपको मालूम होगा, जो कि आपका ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे है ये मैंने आपको डिस्कस किया था उस वाले में। उसके बाद 5 राज्य जिनसे यह होकर गुजरती है, ठीक है, कौन कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, यूपी है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश, मतलब ये इंडिया है और 82.5 डिग्री रेखा ये है। तो इसके बीच में कौन कौन सा स्टेट आ रहा है ये आपसे पूछ रहा है, तो इसमें याद रखना है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश आता है। इसका ट्रिक है मौका करके, MOUCA, एम से एमपी, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। तो ये ट्रिक है इसका। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, मतलब जो मानक समय रेखा है भारत की, और जो कर्क रेखा, अभी हम देखें ये मानक समय रेखा है और एक जो कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है, तो ये जो मीट कर रही है ना, वो कहाँ पर मीट कर रही है, तो ये आपका है कोरिया डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा, कोरिया डिस्ट्रिक्ट जो कि कहाँ पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ बैकुंठपुर संभाग। ठीक है, यहाँ पर जो है पड़ता है और वहीं पर जो है दोनों रेखाएं मिलती हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। और एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरती है। ये भी कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। आगे बात करते हैं, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा, मतलब कि इसका जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है वो क्या है। तो कुल लंबाई अगर बात करेंगे, सबसे पहले जो बाउंड्री की लंबाई है वो कितनी है, 15,106 किलोमीटर है, जो कि आपका दूसरे देशों के साथ यहाँ पर जो है साझा करती है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करेंगे तो टोटल 7 ऐसे देश है जो स्थल रूप से जो है आपका सीमा को साझा किया जाता है, जिसमें कि आपका जो है चीन है, ठीक है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है और अफगानिस्तान है। इसका ट्रिक है बचपन में MBA, BCH, ठीक है, PNMBA, ये आपका है ट्रिक। यानी कि बी से बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और क्या, हाँ, अफगानिस्तान। और ये ऑर्डर में है, मतलब सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ और सबसे कम जो है 106 किलोमीटर यहाँ पर जो है अफगानिस्तान के साथ। तो ये पूछता है कि बताइए बांग्लादेश के साथ कितना है, तो 4,096 किलोमीटर याद रखिएगा, और अफगानिस्तान से जो आपका 106 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, ऐसे तो चाइना और पाकिस्तान का भी पूछता है, लेकिन अभी रिवीजन कर रहे हैं ना, तो ये हो गया। ठीक है, बाकी चाइना का भी याद रखिएगा, चाइना का अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो चाइना जो आपका 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 यहाँ पर लिख देना, 3488। और ये जो है आपका कितना है, 3488 हो गया, और ये 3323 किलोमीटर। ठीक है, पाकिस्तान वाला भी याद रखना, 3323। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। मुश्किल से पूछेगा तो ये दो एक्स्ट्रा पूछ सकता है, हालांकि चांसेस तो है आपका बांग्लादेश और अफगानिस्तान का ही ज़्यादा पूछने का, लेकिन फिर भी बता दिया है, ये मैंने याद कर लेना आपको।
बाकी इसके अलावा एक और चीज़ याद रखना, यहाँ पर 7 तो ऐसा स्थलीय रूप से सीमा साझा करते हैं, सबको मिला करके जितना भी आप बाउंड्री लाइन इसमें शेयर हो रहा है ना, सबको मिलाएगा तो वही 15,106 किलोमीटर। तो ओवरऑल याद रखना है कि कुल स्थलीय सीमा कितनी है भारत की, 15,106, या कभी कभी 15,200 किलोमीटर भी ऑप्शन में दे देता है, तो अप्रॉक्स में लेकर के चलना है आपको, वो भी आप लगा सकते हो अगर एग्जैक्ट डाटा नहीं देता है तो। उसके बाद एक चीज़ और, सबसे लंबी सीमा, ठीक है, ये बांग्लादेश की है, अफगानिस्तान ये मैंने बता दिया। और देखो 7 स्थलीय रूप से, 2 जलीय रूप से भी सीमा साझा होता है, जो कि आपका पहला है श्रीलंका और दूसरा है आपका मालदीव। तो ये दो मतलब देश भी आपको याद रखना, श्रीलंका और मालदीव, जो कि आपका जलीय रूप से। तो ओवरऑल अगर बात करेंगे टोटल 9 है, जिसमें कि 7 स्थलीय और 2 जलीय है। उसके बाद पड़ोसी देश से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, और इसका ट्रिक हम लोग को बताया था। देखो जैसे आपका बांग्लादेश था, तो बांग्लादेश कौन कौन से राज्य से आपका सीमा साझा करता है, तो मैम टेक वाटर करके इसका ट्रिक है। यानी एम से हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है, ए से हो जाएगा असम, एम से हो जाएगा मेघालय, उसके बाद टी से हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद वाटर, ठीक है, मैम टेक वाटर है ना। हाँ तो ये हो गया। बाकी इसके अलावा क्या बच गया हम लोगों का, एक बच गया हम लोगों का वेस्ट बंगाल, तो डब्लू से हो जाएगा वेस्ट बंगाल। और क्या बच गया, असम, तो ए से असम हो जाएगा। असम तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आपको समझ में आ गया कौन कौन सा है। मैम टेक वाटर करके आप याद कर सकते हैं। एम से मिजोरम, एम से मेघालय, ए से असम, टी से आपका त्रिपुरा, ठीक है, उसके बाद डब्लू से आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्य हैं जो कि आपका बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इसी का है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं म्यांमार का, ठीक है, तो म्यांमार की बात करेंगे तो इसका ट्रिक है अरुणा मामी करके। अरुणा मामी मीन्स कि ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणा से, ठीक है, उसके बाद मामी, ठीक है, तो एम से हो जाएगा मणिपुर, फिर ए से हो जाएगा, ए से कुछ नहीं होगा, ठीक है, फिर आपका एम से हो जाएगा मिजोरम। देखो ऐसे है ना, अरुणा मामी करके है। तो अरु से आपका अरुणाचल, ना से हो जाएगा नागालैंड, ठीक है, एम से हो जाएगा मणिपुर, और फिर आपका हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है म्यांमार का। नेपाल का सुबू करके याद कर सकते हैं। सुबू मीन्स के एस से आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक है, यू से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और बी से एक हो जाएगा बिहार, बी से हो जाएगा एक बंगाल, और यू से हो जाएगा उत्तराखंड। तो ये आपका नेपाल का है पड़ोसी राज्य, ठीक है। उसके बाद भूटान की बात करेंगे तो इसका बासा करके याद कर सकते हैं। मीन्स बी से बंगाल हो जाएगा, ए से आपका असम हो जाएगा, एस से आपका सिक्किम हो जाएगा, और ए से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पाकिस्तान की बात करेंगे तो ये आपका जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ सीमा साझा करती है। और चाइना की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख है वो, और जम्मू कश्मीर का लद्दाख नहीं, मतलब लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं होना चाहिए, लद्दाख होना चाहिए। और इसके अलावा हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल, ये राज्यों से यहाँ पर जो है चाइना के साथ सीमा साझा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वो ऐसे राज्य हैं जो 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इसमें ऐसे आपको याद रखना है, टोटल 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि आपका 3 देश के साथ सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि सिक्किम है, जो कि आपका नेपाल, भूटान और चीन, ये 3 स्टेट्स, 3 देशों के साथ जो है सीमा साझा होता है इसका। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो ये आपका भूटान, चीन और म्यांमार हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो इसमें आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि 3 देशों के साथ इसका सीमा साझा होता है। कौन कौन से वो 3 देश हैं ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। उसके बाद लद्दाख की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो कि एक यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में अगर पूछेगा कौन सा 3 देश के साथ सीमा साझा करता है, तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान याद रखना है, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद अफगानिस्तान। तो ये 3 आपका साझा होता है इसके साथ। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट, यूपी जो हम लोग का राज्य है, सबसे ज़्यादा सीमा जो है वो साझा करने वाली यूपी है, जो कि टोटल 9 स्टेट्स के साथ और एक यूटी के साथ यहाँ पर जो है बाउंड्री शेयर करती है। 9 स्टेट्स में आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, यूपी है, तो इधर बिहार हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, मतलब टोटल मिलाकर के 9 स्टेट्स हैं, और एक यूटी जो कि वही आपका जो दिल्ली है उससे जो है सीमा साझा यहाँ पर होती है। तो ये फैक्ट आपको यूपी के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं सीमा रेखाओं के बारे में, मतलब बाउंड्री लाइंस, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है अभी एसएससी वाले में, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आया हुआ है ये। तो इसको अच्छे से करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर हम बात करेंगे, या फिर भारत और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा था, तो दोनों का याद रखिएगा, रेड क्लिफ रेखा ही यहाँ पर है। उसके बाद भारत चीन की जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। बाकी एक जॉनसन लाइन भी है जो कि चाइना वाले मानते हैं, लेकिन हम लोग एज्यूम करते हैं मैकमोहन रेखा को ही, ठीक है। तो याद रखिएगा ये चीज़। बाकी भारत और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट रेखा है, या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी पूछेगा तो अभी आपका जो है डूरंड रेखा ही है। अन्य प्रसिद्ध रेखाओं में आपको याद रखना है अमेरिका और कनाडा वाला, तो ये अब इसके बीच में आपका 49th पैरेलल लाइन है अमेरिका और कनाडा के बीच में, जो कि विश्व का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, विश्व का सबसे लंबा होने के कारण कौन सा है, तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। नाम क्या है लाइन का, तो 49 डिग्री पैरेलल।
फ्रांस और जर्मनी, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था अभी बीपीएससी वाले में, ठीक है। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में आपका जो है मैजिनोट लाइन आपका है, ठीक है। उसके बाद बेल्जियम और फ्रांस के बीच में बात करेंगे तो आपका हिंडनबर्ग लाइन आपका आता है, ठीक है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को का जो बाउंड्री लाइन है वो आपका 38 डिग्री पैरेलल है, ठीक है। तो 49 डिग्री वाला इंपॉर्टेंट है और 38 डिग्री वाला भी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि सिमिलर साउंड है तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अमेरिका कनाडा 49 डिग्री और उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38 डिग्री। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है यहाँ पर है, हालांकि आपको सारे याद कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, तटीय सीमा रेखा की बात करते हैं हम लोग, कोस्टल बाउंड्री की। तो देखो यहाँ पर अभी जो है नया जो डाटा आया है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई है वो आपका है टोटल 11,198 किलोमीटर, जो कि पहले आपका 7516 किलोमीटर था। तो अगर ऑप्शन में पुराना वाला देता है तो 7516 आपको लगा के आना है, अगर नया वाला डाटा देगा तो 11,198 किलोमीटर आपको लगा के आना है, ठीक है। अब इसी में डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है कि 7516 में पहला था कि 6100 किलोमीटर जो है मेन लैंड का है, और प्लस में बाकी जो बच गया वो आपका जो यूटीज था, जैसे कि आपका अंडमान है, लक्षद्वीप है, उन सबको मिला करके जो आपका ये 7516 बनता था। लेकिन मेन लैंड का 6100 किलोमीटर रहता था, ठीक है। बाकी इसमें ऐसा कुछ अभी डाटा सामने नहीं है। टोटल ओवरऑल आपको याद रखना है कि जो नई कोस्टल बाउंड्री है वो आपका 11,198 किलोमीटर है। बाकी सबसे लंबी तट रेखा की बात करेंगे तो सबसे लंबी तट रेखा जो आपका गुजरात की है, ठीक है। राज्य की अगर ओवरऑल बोलेगा तो ओवरऑल आपका वो अंडमान निकोबार का है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा 3050 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है, न्यू वाला। तो ओवरऑल अगर पूछेगा, अगर स्टेट वगैरह का जिक्र नहीं करेगा तो अंडमान लगाना है, अगर स्टेट का जिक्र कर दिया तो आपको गुजरात लगाना है, क्योंकि स्टेट में गुजरात, क्योंकि अंडमान तो स्टेट नहीं है। तो 2300 किलोमीटर इसका याद रखना है। उसके बाद सेकंड है आपका तमिलनाडु, थर्ड है आंध्र प्रदेश। तो GTA एक गेम है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये एक आपका सीक्वेंस है कोस्टल लाइन का। बाकी ओवरऑल तो आपका जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है ही 3050 किलोमीटर के साथ, तो ये भी याद रखना है। बाकी इसके अलावा सबसे छोटी तटीय सीमा रेखा किसकी है, तो ये आपका गोवा की, क्योंकि गोवा आप देखोगे तो बहुत छोटा यहाँ पर स्टेट है, ठीक है, तो उसका कोस्टल लाइन बहुत कम है। उसके बाद टोटल तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो 9 है आपके। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर उसके बाद है गोवा, फिर है आपका यहाँ पे कर्नाटका, ठीक है, फिर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 स्टेट्स आपको यहाँ पर याद हो गए होंगे, जो भी 9 कोस्टल लाइन्स वाले हैं। अब आते हैं यहाँ पे जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, यूटीज़ में अगर बात करेंगे तो टोटल यूटीज़ 4 है। स्टेट्स तो 9 मैंने बता दिया, लेकिन यूटी भी 4 है, जो कि आपको याद रखना है। पहला तो कि अंडमान निकोबार, जो कि इधर आपको दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद है आपका लक्षद्वीप, जो कि आपको इधर लक्षद्वीप आपका है अरब सागर में, और अंडमान निकोबार है आपका बे ऑफ बंगाल में। उसके बाद दादरा नगर हवेली की बात करेंगे तो दादरा नगर हवेली आपको यहाँ पर दमन में मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर, जो कि महाराष्ट्र वाला और गुजरात वाले जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे हम लोग दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये दोनों मर्ज हो गया, पहले ये अलग अलग हुआ करता था, ठीक है। बाकी पुडुचेरी की बात करेंगे तो पुडुचेरी आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ पर ये पुडुचेरी है। तो 4 आपका जो है यूटी हो गया, और बाकी ये हो गया। बाकी देखो पुडुचेरी को जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कि आपका माहे है, ठीक है, यनम है, फिर उसके बाद है कराईकल है, ठीक है। तो ये अलग अलग जो है पुडुचेरी का ही हिस्सा है, जो कि कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो एक तो कि आपको यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। अ, उसके बाद आपको है क्या है आपका यहाँ पे माही है, ठीक है। तो माहे आपका ये केरला वाला भाग में है, ठीक है। और एक है आपका यहाँ पर यनम, यनम आपका कहाँ पर है, तो यनम आपका है आंध्र प्रदेश वाले में। तो ये अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, आगे बढ़ते हैं अब। भारत के भौतिक भू आकृतिक क्षेत्र, यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन, मतलब भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो 6 भागों में बांटा गया, जिसमें कि आपका हिमालय है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी मैदान है, फिर आपका मरुस्थल है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, तटीय मैदान है, और फिर द्वीप समूह है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो ये हिमालय हो जाएगा इस वाले रीजन में। फिर उसके बाद है उत्तरी मैदान, हिमालय के जस्ट नीचे यहाँ पर उत्तरी मैदान है। फिर उसके बाद अगर बात करेंगे मरुस्थल, तो मरुस्थल आपको ये राजस्थान वाले हिस्से में मरुस्थल देखने को मिलेगा। तीसरा फिजियोग्राफी डिवीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू ये है आपका, ये वाला, ठीक है। तो ये 4 हो गया। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार हो गया, उसके तटीय मैदान, जो प्रायद्वीपीय पठार और जो ये है, ठीक है, सागर है, इसके बीच में जो है इसको बोलते हैं तटीय रेखा, ठीक है, तटीय मैदान। और द्वीप समूह जो आइलैंड्स आप देख रहे हैं, जैसे अंडमान वगैरह, ये सब आइलैंड्स है। तो टोटल आप समझ गए, टोटल 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, 1 2 3 4 5 6। अब आते हैं आगे, एक एक फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। पहला है आपका हिमालय, ठीक है। तो हिमालय के बारे में याद रखिएगा, इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, तो लगभग 150 मिलियन साल पहले,
ठीक है, लगभग 150 मिलियन साल पहले जो है पेंजिया नाम का द्वीप था, जो कि हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज़ बताया गया था कि पहले जो है आपका पेंजिया था। ठीक है, वही आपका दो भागों में मतलब बटा, लॉरेशिया और गोंडवाना। ठीक है, पहले तो पेंजिया और पैंथालासा था। तो जो लैंड वाला पार्ट था पेंजिया था, और पैंथालासा जो था वो पानी वाला पार्ट था। लेकिन पेंजिया जो स्थल वाला पार्ट था ये भी आपको फिर फर्दर दो भागों में बटा, जो कि लॉरेशिया और गोंडवाना में बटा। अब यही लॉरेशिया जो कि उत्तर में था और गोंडवाना जो कि दक्षिण में था। तो हम लोग का जो भारत था ना वो आपका यही गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। ठीक है, तो वही है, बोल रहा है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और धीरे धीरे ये उत्तर की ओर क्या करने लगा, खिसकने लगा। और खिसका, और उधर था आपका यूरेशियन प्लेट और यहाँ पर है आपका इंडियन प्लेट। ठीक है, तो वही जो भारतीय प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट है, दोनों क्या हुआ, आपस में कन्वर्ज हुआ। कन्वर्ज होने के कारण दोनों में टकराव हुआ और दोनों का सेम डेंसिटी था। ठीक है, दोनों में सेम डेंसिटी था, जिसके कारण से ना कोई मतलब नीचे धंसने को तैयार नहीं था। मैंने बताया था कि अगर सेम मतलब डेंसिटी रहेगा तो वो धंसता नहीं है। अगर जिसका हाई डेंसिटी रहता है वो ऊपर की ओर रहता है और जिसका लो डेंसिटी रहता है वो नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन इन दोनों के केस में दोनों का डेंसिटी जो है लगभग सेम था। इसके कारण से कोई नीचे नहीं दबा, बल्कि दोनों के टकराव के कारण जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे इधर से आया इधर से आया, दोनों टकराया और बीच में इस तरीके से जो आपका ये बना दिया। ठीक है, और यही जो है आपका बोला जाता है कि जो आपका यहाँ पर तैतीस सागर भी था। ठीक है, जहाँ पर टकराया था ना वहाँ पर तैतीस सागर था, उसका मतलब अवसाद था। तो वही अवसाद जो है ऊपर की ओर उठ करके जो है हिमालय का निर्माण हो गया। इस तरीके से ऐसा बोला जाता है कि हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये आपको उत्पत्ति समझ में आ गया कैसे इसका निर्माण हुआ है। और बाकी ऐसा बोला जाता है कि हिमालय की ऊंचाई जो है हर 5 साल में लगभग जो है 5 सेंटीमीटर से बढ़ रही है। ठीक है, इसलिए इसको नवीन पर्वत बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये अभी बिल्डिंग स्टेज में है, मतलब ये अभी और ऊंचा उठ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, तो हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ मैं आपको बता दें, एक होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, एक होता है ग्रेट हिमालय, एक होता है मिडिल हिमालय और एक होता है लेसर हिमालय। तो तीनों चारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ कहाँ पर होता है ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे मैप तो मुझे नहीं बनाना आता भाई, सॉरी। मुझे मैप लगाना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, देखते हैं बना करके। ठीक है, ये है आपका जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा। ठीक है, तो जो आपका ये ट्रांस हिमालय है ना वो आपका इसी वाले एरिया में है। ठीक है, और ये रेंज कैसे कैसे है, तो सबसे ऊपर है आपका ये काराकोरम है, फिर उसके बाद लद्दाख है, फिर उसके बाद है जांस्कार। तो ये तीन आपको एकदम सीक्वेंस में याद रखना है। ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कार। ठीक है, प्रमुख ग्लेशियर की बात करेंगे इसमें तो सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी इंपॉर्टेंट, बाल्टोरो, हिस्पर और बायफो, ये प्रमुख ग्लेशियर्स हैं आपके ट्रांस हिमालय के। सियाचिन ग्लेशियर इसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ऑपरेशन मेघदूत हुआ था आपका। ठीक है, 1984 में, और ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर के बारे में याद रखना है। ऑपरेशन मेघदूत यहीं पे होता है, 1984 में हुआ था मतलब। तो इतना फैक्ट आपको यहाँ पे याद रखना है ट्रांस हिमालय। हालांकि ट्रांस हिमालय उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस जितना यहाँ पर ये चीज़ लिखा है बस इसको बस अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, हालांकि याद करने वाला कुछ है नहीं, बस ग्लेशियर वगैरह देख लीजिए कि कौन 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 सा है। और ये दूसरा सबसे बड़ा नॉन पोलर ग्लेशियर है। अब आते हैं यहाँ पर मेन जो हम लोग का डिवीजन है हिमालय का, वो तीन है। ठीक है, यहाँ से ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, ये इंडिया है आपका। मैप मुझे बनाना सीखना पड़ेगा भाई, कुछ भी हो समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से एक दो तीन तीन ऐसे लेयर में है। ये आपका ग्रेट हिमालय है, ये मिडिल हिमालय है और ये लेसर हिमालय है। तो हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ग्रेट हिमालय के बारे में। इसका अलग अलग नाम है, जैसे इसी को हिमाद्री बोल देते हैं, इसी को इनर हिमालय यानी आंतरिक हिमालय बोल देते हैं। ठीक है, या महान हिमालय भी बोल देते हैं। बोला कि सबसे पुराना और सबसे ऊंचा भाग होता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो इसमें जो माउंटेन्स है ना, इसकी एवरेज हाइट जो है वो आपका 6000 मीटर के आसपास है। और ग्रेनाइटिक चट्टानों से इसका बेस जो है वो मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइटिक चट्टानों का। विश्व की प्रमुख चोटियाँ जो है आपको इस ग्रेटर हिमालय में देखने को मिलती है, जैसे जो दुनिया का सबसे बड़ा आपका जो है माउंटेन है। ठीक है, जो कि माउंट एवरेस्ट है, वो इसी में आपका है। 8,848 मीटर इसका हाइट है, जो कि नेपाल में जो है। और ये सागर माथा या चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में ही है और इसका नाम जो है सागर माथा और चोमोलुंगमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका सेकंड जो है आपका, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट जो है वो आपका K2 है, जो कि 8611 मीटर हाइट है, काराकोरम रेंज में पड़ता है। और गार्डवन ऑस्टिन जिसका नाम है, जो कि POK वाले रीजन में है, जो इंडिया का POK वाला रीजन है ना, यहाँ पर देखो ये वाला रीजन में आपका जो है पड़ता है। ठीक है, तो इस कारण से हम लोग इसको इंडिया में कंसिडर नहीं करते हैं। तो अगर इंडिया में पूछेगा सबसे हाईएस्ट माउंट मतलब पॉइंट कौन सा, मतलब हाईएस्ट जो है माउंटेन कौन सा है, तो ये आपको कंचनजंगा आपको लगाना होता है, जो कि 8598 मीटर है। ऐसे ओवरऑल अगर पूछेगा पहला,
तो माउंट एवरेस्ट है, फिर सेकंड हाईएस्ट आपका K2 है, थर्ड आपका जो है कंचनजंगा है, ठीक है, वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 8598 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि सिक्किम में आपका लोकेटेड है। और एक लॉटसे होता है जो कि आपका फोर्थ लार्जेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड में, जिसका हाइट जो आपका 8516 मीटर है, तिब्बत में है। फिर इस तरीके से सीक्वेंस में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, लॉटसे करके भी याद रखिएगा, तिब्बत में है। मकालू 8481 मीटर नेपाल में पड़ता है। धौलागिरी जो कि 8167 मीटर नेपाल में ही पड़ता है। नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी आपका जो उत्तराखंड में है, जो कि आपका उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी भी है, जो कि 7816 मीटर इसका जो है हाइट है। कामेट की बात करेंगे तो कामेट 7756 मीटर है, उत्तराखंड में पड़ता है ये। तो ये आपका प्रमुख यहाँ पर पर्वतें हैं, ठीक है, किसका, तो ग्रेटर हिमालय का। अब आते हैं हम लोग लेसर हिमालय में, यानी उसके सेकंड वाले पार्ट में। तो इसका हाइट जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे जो है हिमालय का जो हाइट है वो घटता जाएगा, मतलब उसका 6000 था तो इसका क्या हो गया, औसत ऊंचाई 4000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। बाकी हर रीजन में इसका जो अलग अलग नाम है, जैसे कश्मीर में इसका नाम पीर पंजाल है, जैसे ये है ना, ठीक है, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे मान लो। तो कश्मीर में जो है इसको पीर पंजाल के नाम से जानते हैं, हिमाचल में धौलाधर के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं, और नेपाल में जो है महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं। लघु हिमालय की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक बार फिर से, कश्मीर को पीर पंजाल, हिमाचल को धौलाधर। और देखो, धौलाधर और धौलागिरी दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। धौलागिरी आपका नेपाल का पीक है, एक छोटी है, लेकिन धौलाधर क्या है, हिमाचल में आपका पड़ता है। उसके बाद उत्तराखंड में नाग टिब्बा पड़ता है, और नेपाल में आपका जो है महाभारत रेंज। तो अलग अलग रीजन में इसका जो नाम है लघु हिमालय का याद रखना है। बाकी शिवालिक की बात करते हैं, जो कि आउटर हिमालय के नाम से जानता है। ये आपका सबसे युवा है, सबसे युवा पर्वत, और इसका ऊंचाई जो आपका 1000 से 1500 मीटर का है, ठीक है। तो हाइट कम हो गया, मतलब 6000 पहले था, फिर 4000 हुआ, और ये 1000 से 1500 आपका हो गया, ठीक है, लेसर वाले में। ये आपका पूर्वोत्तर में अनुपस्थित है, वहाँ पर नरम अवसाद मिलते हैं जिसको कि द्वार्स कहते हैं। मतलब देखो, ये पूर्वोत्तर में जैसे जैसे जाता है ना, ये विलीन होते जाता है, ठीक है। और वहाँ पर जो आपके नरम अवसाद है, अवसाद का मतलब जो डिपॉजिट्स होता है, अवसाद उसको बोलते हैं, तो वहाँ पर मिलते हैं, और यही डुआर्स कहलाता है आपका, ठीक है। तो जो लेसर हिमालय है वही अगर बात करेगा कि पूर्व में जो है, पूर्वोत्तर में किस नाम से जाना जाता है, तो डुआर्स के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका आएगा तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ हो गया आपको। अब आते हैं महत्वपूर्ण घाटी व क्षेत्र के बारे में, ठीक है। तो देखो, कश्मीर वैली जो है वो आपका ग्रेटर और लघु हिमालय के बीच में आता है, ठीक है। कश्मीर वैली ग्रेटर और लघु हिमालय के बीच में करेवा मिट्टी होता है वहाँ पर। करेवा जो कि आपका झील होता है ना, झील नुमा, वहाँ पर अवसाद यानी कि गाद वगैरह जमा होता है, जो कि आपका केसर की खेती के लिए, सैफरन की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। करेवा मिट्टी वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद दून घाटी जो कि आपका लघु और शिवालिक के बीच में, सबसे बड़ा दून आपका देहरादून है। और बुग्याल की बात करेंगे तो बुग्याल जो आपका उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन आपका जो ग्रासलैंड है। अब ग्रासलैंड के बारे में डीप में पढ़ना है हमको, जो कि हम पढ़ेंगे कहाँ पे, ये जो एनवायरनमेंट वाला है, तो उसमें करेंगे, क्योंकि सर ने बोला है कि उसमें करवाएंगे, तो उस चीज़ में आपको करवा दिया जाएगा डिटेल में। बाकी पूछता है कि बताओ यहाँ पर जो कौन कौन से ट्राइब है, तो भूटिया, गुज्जर और बकरवाल, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है जो कि बुग्याल के जो ग्रासलैंड है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। देखो, भूटिया होता है, एक भोटिया होता है। भोटिया आपका जो सिक्किम वाले पार्ट में है, ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर भूटिया है, ठीक है। तो भूटिया, गुज्जर, बकरवाल आपको यहाँ पे याद रखना, जो कि बुग्याल वाला जो ग्रासलैंड है उत्तराखंड में, जो कि एक ग्रीष्मकालीन चारागाह है, मतलब ग्रासलैंड है, वहाँ पर जो आपका पाया जाता है। समझ में आ गया होगा। तो ये प्रमुख घाटी और क्षेत्र आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हिमालय की नदी आधारित क्षेत्रीय विभाजन के बारे में। देखो, अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो हिमालय का डिवीजन है, जैसे हम लोगों ने देखा जो बीच वाला हिमालय होता है, यानी कि मिडिल हिमालय जो होता है, उसको अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नदी के हिसाब से भी यहाँ पर डिवीज़न किया गया है। तो जैसे देखो, इंडस है, फिर सतलज है, ठीक है, फिर है आपका काली है, फिर तीस्ता है, फिर ब्रह्मपुत्र है, इस तरीके से है। तो इंडस और सतलज के बीच में अगर बोलेगा तो ये पंजाब हिमालय पड़ता है, ठीक है। सतलज और काली के बीच में आपका जो कुमाऊं हिमालय के नाम से जानता है, और काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये भी आपको नदी के हिसाब से भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि आप थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर के नहीं कर सकते। अगर आपको एक ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन के बारे में जानकारी नहीं है, और ना ही तीसरा ऑप्शन के बारे में जानकारी है, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा जो है सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसमें क्या होता था, वन लाइनर में क्या होता था, एलिमिनेट किया जाता था, लेकिन एलिमिनेट अब स्टेटमेंट में कैसे कर सकते हो एलिमिनेट, ठीक है। तो इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ को आपको यहाँ पर देखते चलना है। तो इंडस, सतलज, सतलज काली, काली तीस्ता, तीस्ता ब्रह्मपुत्र हो गया, याद कर लेना आपको। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम। अब आते हैं पूर्वांचल हिमालय में, ठीक है। पूर्वांचल हिमालय जो कि हिमालय का ही पार्ट है,
जो पूर्वांचल में गया है उसका नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन है, ठीक है। तो ये आपका जो है अरुणाचल के आसपास जो पर्वतमाला है वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें कि आपका दाफला है, मिरी है, अबोर है, मिसमी है, पटकाई बूम है। जैसे ये ईस्ट में गया ना, तो इस तरीके से है, 1 2 3 4 5, इसमें आपका दाफला हो जाएगा, मिरी होगा, अबोर, मिसमी, पटकाई बूम, ये सब हो जाएगा। बाकी इस तरीके से आपका फिर परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है ये, ठीक है। तो ये आपका नागा हिल्स हो गया, मणिपुर हिल्स हो गया, मिजो हिल्स हो गया, जिसे को लुसाई हिल्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो आपका हिमालय का जो पूर्वोत्तर जो एक्सटेंशन है वो है, ठीक है। अभी देखो जो गारो खासी जयंतिया है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का है। तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए फिलहाल याद रखिए कि ये होता है अबोर, नहीं दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, इस तरीके से आपका सीक्वेंस में होता है। फिर पटकाई बूम होता है, फिर नीचे इस तरीके से आपका आ जाता है जो कि आपका होता है यहाँ पे नागा, मनी और मिजो, ठीक है। तो ये आपका होता है पूर्वांचल हिमालय, जो कि एक्सटेंशन है हिमालय का पूरब की ओर। आगे एक बड़े रेंज भी इसमें शामिल होता है, तो थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा। बाकी अभी मैंने बताया था कि गारो खासी जयंतिया जो हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये पेनिनसुलर का एक्सटेंशन है, जो कि हम पढ़ेंगे बाद में। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग पासेस के बारे में, दर्रे के बारे में। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ दर्रों के बारे में याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखना, बनिहाल की बात करेंगे और पीर पंजाल की बात करेंगे, दोनों को दोनों जो आपका जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने का काम करती है। फिर है आपका जोजिला, जो कि आपका श्रीनगर से लेह को जोड़ने का काम करती है। बुर्जिल, जो कि श्रीनगर से गिलगिट, जो कि पीओके वाला रीजन है, उसको जोड़ने का काम करती है। एक होता है करदुंगला और एक है उमलिंगला। तो दुंगला लिंगला ऐसे करके याद हो जाएगा आपको, ये लद्दाख का है दोनों। तो करदुंगला जो आपका सियाचिन और जो सक्सगाम घाटी है, सक्सगाम वैली है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा करदुंगला वैली। और उमलिंगला जो है आपका विश्व का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, मतलब हाईली मोटरेबल पास कहने का मतलब कि वहाँ तक जो है आप अपने बाइक्स को लेके जा सकते हो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो पूरे विश्व का। तो उमलिंगला आपको याद रखना है, ये भी आपका जो है लद्दाख में ही पड़ता है। तो ये आपको कुछ प्रमुख पासेज है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, जो किसको क्या जोड़ता है ये आपको याद रखना है। बाकी आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश की कुछ बात करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 3 आपको याद रखना है, सिपकिला, रोहतांग और बारालाचला, ठीक है। सिपकिला कैसे याद करना है, सिपकिला इसलिए याद करना है क्योंकि सतलुज नदी जो होती है, ठीक है, जो कि आपका सिंधु की सहायक नदी है। तो सतलुज नदी का प्रवेश जो है आपका सिपकिला से ही होता है आपका, ठीक है, इंडिया में। जो कहाँ से आ रही है, तिब्बत से आ रही है, मानसरोवर से। तो इंडिया में एंटर करती है सतलुज नदी सिपकिला पास से ही, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद रोहतांग की बात करेंगे तो रोहतांग जो आपका कुल्लू मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ने का काम करती है, ठीक है। जो हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू मनाली, उसको लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करती है रोहतांग पास। और यहीं पर जो है आपका अटल टनल भी है, अटल टनल का नाम आपने सुना होगा। तो अटल टनल भी आपका यहीं पर है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है अगर ये आप बता सकते हैं मुझे, बता देना आप लोग ही, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। आप लोग बता देना इसका कमेंट सेक्शन में कि अटल टनल का जो लेंथ है वो कितना है, ठीक है। अब आते हैं एक और, बारालाचला जो है ये आपका लाहौल स्पीति से लद्दाख को जोड़ने का काम करता है। देखो कुल्लू मनाली से आप लाहौल स्पीति पहुंच गए रोहतांग के थ्रू, और अगर लाहौल स्पीति से अगर आपको लद्दाख जाना है तो आपको बारालाचला के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख लो सीक्वेंस में, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में आपको याद रखना है बस माना नीति, लिपुलेख, मोलिंगला, ठीक है, लिम्पिया धुरा, ये जो है आपका लिम्पियाधुरा कोई पास नहीं है, बस एक प्लेस का नाम है जो कि आपका विवादित प्लेस है। तो ये थोड़ा सा याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, बस माना नीति, लिपुलेख, मुलिंगला, ठीक है, मुलिंगला ये आपको याद रखना है उत्तराखंड के पास से। बाकी सिक्किम में आपको 2 नाथुला और जलेपला याद रखना है। अरुणाचल में आपको बुमला, बुमडिला, डिफू, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और डिफू जो पास है ना वो आपका ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन कहने का मतलब भारत, चीन और म्यांमार को जोड़ता है ये जो भी आपका डिफू पास है, इसलिए इसको ट्राई जंक्शन कहते हैं। बाकी बुमला, बुमडिला सब अरुणाचल प्रदेश का ही है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो याद रखिएगा आप लोग। अत्यंत पश्चिमी चोटी अगर पूछेगा कोई तो वो है आपका नंगा पर्वत, ठीक है। अत्यंत पूर्वी चोटी पूछेगा तो हो जाएगा आपका नामचा बड़वा। और भारत से श्रीलंका के बीच में जो आपका पाक जल डमरू मध्य है, और पामीर नॉर्थ जो है आपका विभिन्न पर्वतों का संगम है, और विश्व का छत यहाँ पर जो है कहलाता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट जो कि है पेनिनसुलर प्लेट्यू। हिमालय वाला रीजन हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला फिजियोग्राफिक रीजन। अब आते हैं सेकंड जो कि है पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये याद रखिएगा सबसे बड़ा भौगोलिक स्थल रूप है, मतलब इंडिया में जितना भी जो भी आपका फिजियोग्राफिक डिवीजन है उसमें सबसे बड़ा पार्ट जो आपका ये मतलब है इसी का, पेनिनसुलर प्लेट्यू का ही है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जैसे ये है आपका साउथ वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक बहती है नदी जो है नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी के ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड यानी कि मध्य उच्च भूमि, और नीचे वाला जो पार्ट है वो कहलाता है आपका दक्कन प्लेट्यू यानी कि दक्कन का पठार। बीच में क्या है, नर्मदा नदी है, ठीक है। तो कोई पूछे कौन सी नदी जो है आपका ये भाटती है, ठीक है, इसको, तो सेंट्रल आइलैंड और दक्कन प्लेट्यू आपको याद रखना है। तो हम एक एक करके इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे सेंट्रल आइलैंड के बारे में, जो कि नर्मदा नदी के ऊपर है, ठीक है।
तो देखो, इसमें प्लेट्यू आते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज आते हैं। कौन कौन से पठार आते हैं? पठार तो आपको मालूम होगा ना, ये टेबल टॉप कहलाते हैं, ऊपर से जो है इस तरीके से चपाट, मतलब सपाट इसका जो है वो पार्ट होता है, तो ये पठार होता है। तो इसमें कौन कौन से पठार है? तो एकदम सीक्वेंस में आपको याद रखना है, उत्तर से पूरब की ओर। जैसे ये पार्ट है आपका, ठीक है, ये पार्ट है ना, वो इसके ऊपर वाला। तो इस तरीके से उत्तर से लेके पूरब की ओर जो एक्सटेंशन है इसका, ठीक है, उसमें बता रहे हैं इस तरीके से है। तो इसमें सबसे पहले आता है मेवाड़ प्लेट्यू, फिर है मालवा का प्लेट्यू, फिर है आपका बुंदेलखंड, फिर है बघेलखंड, फिर है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। और है कुछ? नहीं, इतना ही है। तो मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये आपका उत्तर से पूरब की ओर जो एक्सटेंशन है, ये किसका भाग है? तो ये सेंट्रल हाईलैंड का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, फिर छोटा नागपुर। और छोटा नागपुर प्लेट्यू इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसको जो है रूड ऑफ इंडिया कहते हैं। जर्मनी में एक रूड करके जगह है जो कि खनिज के लिए फेमस है, तो उससे कंपेयर करके हम इसको बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू को, कि ये भी जो है खनिजों से समृद्ध है, इसलिए इसको रूड ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे जर्मनी में रूड है ना, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब हम। आगे देखते हैं, अरावली रेंज भी आपका जो है यही मतलब क्या कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड का ही हिस्सा है अरावली रेंज, ठीक है, जो कि एक फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन कहने का मतलब वलित पर्वत है। और वलित पर्वत में मैंने दो आपको बताया था, एक था आपका नवीन और एक था आपका ओल्ड वाला, यानी कि पुराना वाला। तो जो अरावली रेंज है वो आपका ओल्ड फोल्ड माउंटेन का ही एग्जांपल है, और जो न्यू वाला का मैंने बताया था हिमालय वगैरह है, ठीक है, रॉकी एंडीज ये सब न्यू वाला था। और फोल्ड माउंटेन में आपका ये ओल्ड वाला अरावली रेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग रिसिड्यूअल अवशिष्ट पर्वत या फिर रेड माउंटेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो लगातार जो हाइट है ना वो उसमें कमी हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसको रेसिड्यूअल या फिर अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। विस्तार की अगर बात करेंगे तो गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक ये फैला हुआ है आपका अरावली रेंज, ठीक है। दिल्ली का जो आपका ये क्या बोलते हैं, जहाँ पर क्या बोलते हैं, राजमहल हिल्स, क्या बोलते हैं उसको, रायसीना, रायसीना हिल्स, ठीक है। तो रायसीना हिल्स जो आपका यही अरावली रेंज का ही हिस्सा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी अगर कोई पूछेगा आपसे यहाँ पे कि जो हाईएस्ट पीक कौन सा है अरावली रेंज का, तो ये आपको याद रखना है गुरु शिखर, ठीक है। 1722 मीटर इसका जो हाइट है, माउंट आबू हिल्स के नाम से जाना जाता है ये, ठीक है, राजस्थान में है ये। और यहीं पे आपका जो है दिलवाड़ा जैन मंदिर भी लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग का जो है विंध्य और सतपुड़ा रेंज, ठीक है। ये भी आपका आता है इसी वाले में, मतलब इसी वाले कहने का मतलब जो उत्तरी क्या बोलते हैं उसको, हाई सेंट्रल हाईलैंड्स, ठीक है, मध्य उच्च भूमि, उसी का पार्ट है। बाकी बता दें, विंध्य और सतपुड़ा जो होता है वो जो है आपका, उसके बीच में एक नर्मदा नदी बहती है। हम लोग पढ़ रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो उसमें हम लोगों ने देखा था ब्लॉक माउंटेन, ठीक है। और ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल है विंध्य और सतपुड़ा, क्योंकि ये ऊपर विंध्य है और ये नीचे क्या है, मतलब सतपुड़ा है। ये दोनों ऊपर उठा हुआ भाग है, ठीक है। और बीच में यहाँ पर जो है एक रिफ्ट है, रिफ्ट में क्या बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है। तो ये ब्लॉक माउंटेन का एग्जांपल था, ये चीज़ हम लोगों ने देखा था। तो याद रखिएगा, विंध्य जो है ये आपका नॉर्थ में, मतलब ऊपर वाला विंध्य है और नीचे वाला सतपुड़ा, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि सतपुड़ा ऊपर है कि विंध्य। तो इसको याद कर सकते हैं एस से सतपुड़ा और एक एस से साउथ। बाकी ये याद हो जाएगा तो फिर आपका विंध्य वाला तो याद हो ही जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सतपुड़ा के भाग। तो इसमें जो है आपका महादेव हिल्स आता है, ठीक है, मैकाल हिल्स आता है सतपुड़ा के अंदर, ठीक है। और विंध्य में बात करेंगे तो जो कैमूर रेंज है, कैमूर की पहाड़ियाँ, वो आपका विंध्य में आता है, ठीक है। और प्रकार की बात करेंगे तो ये मैंने बता दिया था, ब्लॉक माउंटेन का ये टाइप है। अब आते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो सेकंड पार्ट है, जो कि साउथ वाला पार्ट है, जो कि है दक्कन प्लेट्यू, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड में आपको इतना ही चीज़ याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, दक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे तो इसकी जो सीमाएं हैं, ठीक है, पश्चिमी सीमा है और पूर्वी सीमा है। मतलब ये जो है नीचे वाला पार्ट जो है, ये नर्मदा नदी है, इसके नीचे वाला पार्ट, इसके दो पार्ट है, एक पश्चिमी और ये एक पूर्वी सीमा, ठीक है। तो जो याद रखें यहाँ पे स्लोप की बात करते हैं और ढाल की बात करते हैं, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो दक्कन प्लेट्यू वाला जो हिस्सा है, ये आपका जो है पश्चिम से पूरब की ओर क्या है, झुका हुआ है। पश्चिम से पूरब कहने का मतलब झुकाव जो है इस तरीके से है, ठीक है। अभी इसीलिए हम लोग देखेंगे कि जो नदियां हैं ना ज़्यादातर पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो सारी की सारी जो है आपका पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि ढलान जो है इस तरीके से है। बाकी हाइट की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आने पर क्या होता है, जैसे उत्तर है और नीचे आ रहा है दक्षिण में, तो जो प्लेट्यू है, ठीक है, उसका जो हाइट है वो आपका क्या हो रहा है, नीचे आने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में आया था कि अगर हम उत्तर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होगा, मतलब हाइट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, इस तरीके से था क्वेश्चन। तो याद रखना है, उत्तर से दक्षिण में बढ़ता है और पश्चिम से पूर्व आने पर इसका ढलान क्या होता है, पूर्व की ओर है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं।
तो ईस्टर्न घाट के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। सबसे पहले हिल्स की बात करते हैं कि ईस्टर्न घाट में कौन कौन से हिल्स पड़ते हैं। ठीक है, हम लोग ईस्टर्न घाट का पढ़ रहे हैं, मतलब इधर वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना नल्ला वेणुपाल, पांच शिखर पाल, ये ट्रिक है कुछ करके। नल्ला वेणुपाल से आप याद कर सकते हैं नल्ला मल्ला। ठीक है, वेणु से वेणुकोंडा, फिर से पल से पलकोंडा, जो कि तीनों आपका जो है आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। ठीक है, तो ये आपका ईस्टर्न घाट का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नागरी, जवाड़ी, सेवड़ोय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पलानी, वैष्णवा हिल्स, ये सब भी आपका जो है ईस्टर्न घाट्स का ही आपका जो है मेन आपका हिल्स है। ठीक है, तो ये हिल्स का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। डायरेक्टली आपका पूछ देगा कि बताओ इसमें कौन जो है ईस्टर्न घाट का हिस्सा है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट की, तो ये है आपका महेंद्रगिरी। कहीं कहीं पर जिंदागाड़ा या फिर अड़माकोंडा भी ऑप्शन में देगा। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो आप जो है यहाँ पर इन दोनों में से किसी को टिक कीजिएगा। अगर नहीं है तो फिर महेंद्रगिरी, क्योंकि एनसीईआरटी जो है महेंद्रगिरी को देती है। तो महेंद्रगिरी आपको याद रखना है 1501 मीटर। ठीक है, 1501 मीटर कहाँ पर, ओडिशा में ये है महेंद्रगिरी, जो कि ईस्टर्न घाट का जो है सबसे हाईएस्ट पीक आपका है। ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहने का मतलब ये निरंतर नहीं है। निरंतर कहने का मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एकदम सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो फ्लो करती है पूर्व की ओर, तो बीच बीच में क्या कर देती है, एक पार्ट को कट कर देती है। ठीक है, इस कारण से ये क्या है, डिसकंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यू नहीं है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट की कुछ विशेषताएं हैं। अब आप आते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट की जो एवरेज हाइट है वो 1200 मीटर होती है। ठीक है, ईस्टर्न घाट का मैं नहीं बताया था, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ईस्टर्न घाट का जो एवरेज 600 मीटर होता है। मतलब वेस्टर्न घाट जो है उसका हाइट जो है एवरेज ज़्यादा होता है ईस्टर्न घाट से। ये चीज़ भी आपको यहाँ पे आइडिया लग गया, स्टेटमेंट में पूछेगा तो बता दीजिएगा। उसके बाद ये कंटिन्यूस रेंज है, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ वो फ्लो करती है किधर, पूर्व की ओर, तो पश्चिम की ओर जो है काट नहीं पाती है। इस कारण से ये कंटिन्यूस रेंज कहलाती है, मतलब निरंतर श्रेणी है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट हिल्स इसमें क्या क्या आ जाएगा, तो पहला तो कि नीलगिरी हिल्स है, फिर आपका अन्नामलाई है, फिर आपका कार्डमम हिल्स है। नीलगिरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपका दोदा बेटा, जो कि आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है आपका साउथ में। ठीक है, वो दोदा बेटा जो है आपका यहीं पे है, तो याद रखिएगा, जो कि सेकंड हिल्स नहीं, मैं गलती बोल दिया। ठीक है, वेस्टर्न घाट का सेकंड हाईएस्ट पीक। ठीक है, जो कि दोदा बेटा है, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और याद रखिएगा ये जो है आपका अन्नामलाई हिल्स है। ठीक है, यहीं पे आपका हाईएस्ट पीक आपका पड़ता है अन्नईमुड़ी। ठीक है, जो कि ओवरऑल पूरे साउथ का, ठीक है, पूरे साउथ का सबसे बड़ा यहीं पे 2695 मीटर। और पश्चिमी घाट का भी सबसे हाईएस्ट पीक आपका यही है। ठीक है, अन्नाईमुड़ी ही, जो कि केरला में पड़ता है। तो क्या फैक्ट याद रखना है, पश्चिमी वाले में याद रखना है कि नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स, ये तीन मेजर हिल्स हैं। ठीक है, जिसमें कि अन्नामलाई जो हिल्स है, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, उसमें आपका अनाईमुड़ी, जो कि आपका साउथ का सबसे ऊंचा यहाँ पर जो है पीक है, जो कि 2695 मीटर हाइट है, केरला में लोकेटेड है। नीलगिरी हिल्स है, जो कि आपका दोदा बेटा यहाँ भी पड़ता है, जो कि आपका सेकंड हाईएस्ट पीक है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। और जो आपका तमिलनाडु और जो केरला होता है, ठीक है, दोनों का मिलन भी आपका कहाँ पे होता है, तो ये भी आपका नीलगिरी के पास ही होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब पासेस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर में तो हम लोगों ने पासेस देखा था, यहाँ पर भी तीन पासेज है। एक है पाल घाट, एक है थाल घाट, एक है भोर घाट। तो जो पाल घाट याद रखिएगा, ये नीलगिरी और अन्नामलाई, ठीक है, नीलगिरी है आपका, ठीक है, और जो अन्नामलाई है, तो दोनों हिल्स को क्या करती है, ये जोड़ती है। तो याद रखिए ये चीज़ पाल घाट के बारे में। बाकी इसके अलावा थाल घाट की बात करेंगे तो ये आपका मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, मुंबई को नासिक से। और भोर घाट जो है मुंबई से पुणे को जोड़ता है। तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट कैसे याद कीजिएगा, थाल घाट को ऐसे याद कीजिएगा कि मान लीजिए आपके थाली में जो है खाना परोसा गया, ठीक है, तो उसको अपने नाक से क्या कीजिएगा, उसका जो है गंध लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे थाल से नासिक याद रखिएगा। बाकी मुंबई तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, मुंबई से नासिक। और भोर घाट की बात करेंगे तो मुंबई को पुणे से जोड़ते हैं। अगर ये याद हो जाएगा तो फिर तो ये याद हो ही जाएगा। ठीक है, बाकी पाल घाट बस याद रखना है कि नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ने का काम करती है। आगे बात करते हैं ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो क्या है। तो देखो यहाँ पर ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन की बात करते हैं, मतलब यही जो प्लेट्यू है ना, वो भारत के जो है उत्तर वाले भाग में, सॉरी पूर्व वाले भाग में जो है आपका जाता है। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट में, जो कि आपका राजमार हिल्स कहलाता है। ठीक है, राजमार हिल्स जो कि आपका झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है वहाँ पे पाया जाता है। इसके आगे जो है गारो, खासी, जयंतिया हिल्स है। जैसे देखो ये है इंडिया, ठीक है, और ये ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है, ये, ठीक है, चलो, तो ये जो दक्कन प्लेट्यू है, ठीक है, मतलब इसी का जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो हिस्सा है ये बिहार तक जाता है यहाँ पर। ठीक है, बिहार कहने का मतलब है कि झारखंड और बिहार के बॉर्डर के पास। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में जो है कुछ गैप छोड़ करके जो है फिर यहाँ से जो ईस्ट में जो आपका आता है, कौन कौन सा ये आता है, गारो, खासी, जयंतिया हिल्स। ठीक है, और ये गारो, खासी, जयंतिया हिल्स तीनों को जो है कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू भी बोल देते हैं।
ठीक है। और ये जो आपका मेघालय हिल्स के नाम से जानता है, गारो खासी जयंतिया हिल्स। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि ये जो गारो खासी जयंतिया है ये आपका पेनिनसुला प्लेट्यू का एक्सटेंशन है, ईस्ट वाला। ठीक है। राजमहल हिल्स भी आपका जो है इसी का पार्ट है। तो और बीच में देखोगे तो यहाँ पर ये गायब हो गया, गायब हो गया मीन्स कि इसके बीच में गैप आ गया। और ये जो गैप आ गया ना, ये आपका जो है मालदा गैप्स के नाम से जानते हैं, मालदा गैप या मालदा फॉल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया हिल्स ये मेघालय हिल्स के नाम से जानते हैं, जो कि आपका पेनिनसुला प्लेट्यू का हिस्सा है। तो यहाँ से आपको वो वाला कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये कंपैरिजन है आपका, जो कि मैंने बता ही दिया। 1200-600 इसका हाइट होता है, कंटिन्यूअस होता है ईस्ट वेस्टर्न घाट, और ईस्टर्न घाट डिसकंटिन्यूअस होता है। हाईएस्ट पीस इसका अनाईमोडी है और इसका महेंद्रगिरी है। ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट हिल्स में नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम है। इसमें आपका नल्लामला, सेवड़वाय, जावड़ी, पलानी ये सब आपका है। तो एक जगह पर मैंने समराइज़ करके भी लिख दिया ताकि आप रिवाइज़ कर सको। बाकी ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नहीं पता है ना आपको, टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ मिल रहा है। तो पीडीएफ के लिए आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है। बाकी देखो कोस्टल प्लेन आप प्लेन्स में आते हैं, जो कि आपका थर्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन है कोस्टल प्लेन्स, जो कि आपका समुद्र तट के साथ जो बनने वाले मैदान जो होते हैं उसको हम कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। मीन्स देखो ये हम लोग का प्लेट्यू था, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है। और इधर है आपका क्या, अरब सागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो अगर हम बात करेंगे ये जो आपका पश्चिमी घाट है और जो आपका ये सागर है, इसके बीच का जो भाग है ये वाला, ये आपका कहलाता है क्या, पश्चिमी तट। ठीक है। और सिमिलरली इधर वाला क्या कहलाता है, पूर्वी तट। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न वाला यानी कि पश्चिमी वाला। तो स्थिति मैंने बता दिया कि वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच, क्योंकि अरब सागर है ना इधर वेस्ट में, तो सॉरी हाँ वेस्ट में, तो अरब सागर और वेस्टर्न घाट के बीच का जो हिस्सा है वो आपका पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। और ये जो है नैरो है, नैरो कहने का मतलब संकरा है, पतला है। क्यों है संकरा, क्योंकि ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो ईस्ट की ओर फ्लो करती है, तो जो भी कचरा वगैरह है वो इसमें ज़्यादा डिपॉजिट नहीं हो पाता है। और पूर्व में जो है ज़्यादा नदियाँ जो डिपॉजिट जमा करती है, इसके कारण से जो पश्चिमी पूर्वी तट है उसका जो चौड़ाई है वो क्या है, बहुत बड़ा है। बाकी ये डूबता हुआ तट कहने का मतलब है सबमर्जिंग कोस्ट है। ठीक है। और इसके रिलीफ फीचर क्या है, तो रिलीफ फीचर है एरोजनल फीचर। एरोजनल मीन्स कि अपर्दनात्मक, मतलब इसमें जो कोई निक्षेप का जमा नहीं होता है, मतलब जमाव किसी चीज़ का नहीं होता है इसमें। इरोजनल कहने का मतलब होता है अपर्दनात्मक, कहने का मतलब समझना टूटना फूटना। इरोजनल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो टूटने फूटने वाली जो स्थल आकृतियाँ हैं वो सब चीज़ों का यहाँ पर निर्माण होता है, ना कि डिपोजिशनल वाला। ठीक है। बाकी इसका आकार जो वो डंबल शेप का होता है, डंबल शेप कहने का मतलब कि ऊपर और नीचे जो है वो चौड़ा होता है इस तरीके से। ठीक है। इस तरीके से जो इसका है, ऊपर और नीचे क्या है, चौड़ा है, और बीच में क्या है, पतला है। बाकी इसके क्षेत्रवार नाम होता है, मतलब अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग नाम है। जैसे गुजरात में बात करेंगे तो गुजरात में जो है कच्छ कोस्ट या काठियावाड़ कोस्ट कहलाता है। महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण कोस्ट, कर्नाटक में कन्नड़ कोस्ट। ठीक है। और केरला में आपका मालाबार कोस्ट। ठीक है। ये आपका जो है वेस्टर्न घाट का जो है कोस्ट आपको बताया गया कि कौन कौन सा कोस्ट आता है। तो कच्छ, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और कौन सा कहाँ पर है ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं हम लोग ईस्टर्न प्लेन्स के बारे में, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो यहाँ पर याद रखना है, स्थिति की बात करेंगे सबसे पहले तो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में आपका जो है पड़ता है ईस्टर्न घाट्स। ठीक है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन सॉरी। तो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में आता है। ये चौड़ी होती है, चौड़ी क्यों होती है मैंने बता दिया, क्योंकि ज़्यादा जो है डिपोजिशन जमा होता है यहाँ पे। देखो अधिकतर जो है डिपोजिशनल फीचर्स होता है, जैसे कि बीच वगैरह ज़्यादा बनता है ये सब चीज़। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको डिपोजिशनल फीचर्स देखने को मिलता है। इसका आंसर ये जो आपका चौड़ा होता है। एमर्जिंग कोस्ट होता है, एमर्जिंग कोस्ट मतलब उभरता हुआ। ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हैं, ई से एमर्जिंग, ई से ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है। तो इमर्जिंग होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इमर्जिंग कहने का मतलब होता है उभरा हुआ, मतलब चौड़ाई जो इसका क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिपोजिशन जमा होगा उतना ज़्यादा ये चौड़ा होगा। ठीक है। तो वही कारण है यहाँ पर, डिपोजिशन होने के कारण यहाँ पर जो है जो चौड़ाई है इसका क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। बाकी नदियाँ जो है यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। उसमें मैंने नहीं बताया था ना, इसमें एस्चुरी का निर्माण होता है। एस्चुरी कहने का मतलब होता है ज्वारा नदमुख, ज्वारा नदमुख। ठीक है। मतलब वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो किसी न किसी में जाकर के क्या होती है, सबमर्ज हो जाती है। जैसे जो ये लूनी नदी है। ठीक है। तो लूनी नदी आपका कहाँ पे हो जाती है, जो रन ऑफ कच्छ है उसमें जाकर के विलीन हो जाती है। तो ज़्यादातर नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, जो आपकी पश्चिमी वाली होती है। बाकी लेकिन पूर्वी वाली जो होती है वो ज़्यादातर जो नदियाँ हैं वो आपका डेल्टा का निर्माण करती है, जिसमें कि आपको गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी ये सब जो प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है। बाकी इसमें भी क्षेत्रफल नाम हम लोग याद कर लेते हैं, जैसे कि जो आपका यहाँ पे तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है। ठीक है। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र के बीच में आपका कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। ठीक है। उसके बाद आपका जो आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है उसमें नॉर्दर्न सिरकार्स के नाम से जानते हैं। उड़ीसा में आपका उत्कल प्लेन, और जो वेस्ट बंगाल है उसमें आपका बेंगा। तो ये भी आपका जो है क्षेत्रीय नाम आपको याद रखना है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं वही
कंपेयर किया गया सेम चीज़ों को, चौड़ाई यहाँ पर, तो ये संकरी होती है, ये चौड़ी होती है, सेम चीज़ें जो मैंने बताया, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा रिवीजन के लिए। तो ये हो गया हम लोगों का क्या, थर्ड वाला भी। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, हिमालयन देख लिया, फिर उसका पेनिनसुलर प्लेट्यू देख लिया, कोस्टल लाइन्स कोस्टल प्लेन्स देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग का है आइलैंड्स, ठीक है, चौथा फिर ज्योग्राफिक डिवीजन। तो द्वीप में आप याद रखिएगा आइलैंड्स के बारे में। सबसे पहले आइलैंड्स क्या होता है, तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ, जैसे ये एक स्थल है जो कि चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, तो ये आपका जो है आइलैंड कहलाएगा। उसके बाद पेनिनसुला तो मैंने बता दिया, प्रायद्वीप, जो कि तीन ओर से पानी से घिरा रहता है। जो इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ये आपका पेनिनसुला ही कहलाता है, क्योंकि इसके तीन ओर पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी। उसके बाद प्लेट्यू, प्लेट्यू भी मैंने बता दिया था कि ऊंचाई पर जो है आपका समतल होता है, ठीक है, औसत ऊंचाई इसका 600 मीटर के आसपास होता है, तो ये आपका प्लेट्यू कहलाता है, पठार कहलाता है। भारत के दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक है आपका अंडमान निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में है, और एक है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि अरेबियन सी में है। तो दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अंडमान के बारे में। तो अंडमान जो है आपका दो समूह में बटा हुआ है, ठीक है, ऊपरी अंडमान और नीचे निकोबार, मतलब अंडमान और ये निकोबार, ये दो भागों में बटा हुआ है आपका ये। इसके बाद दोनों को अलग कौन करता है, अगर पूछेगा कि अंडमान को निकोबार से कौन अलग करता है, तो ये आपका 10 डिग्री चैनल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री चैनल है आपका अंडमान और निकोबार के बीच में। इसमें भी अगर डीप में पूछेगा तो नीचे होता है लिटिल अंडमान, और यहाँ पे होता है आपका क्या, निकोबार में क्या होता है सबसे ऊपर, ये होता है आपका कार कार निकोबार, ठीक है। तो कार निकोबार को लिटिल अंडमान से कौन अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। या फिर अगर बोलेगा सिर्फ अंडमान को निकोबार से, तो वो भी 10 डिग्री चैनल। अब देखो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया है, कौन कौन सा है, ऊपर नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है। उसी प्रकार से निकोबार में भी है, कार निकोबार, ठीक है, उसके बाद ग्रेट निकोबार, उसके बाद है आपका लिटिल, सॉरी, बीच में लिटिल निकोबार है और लास्ट में ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, तो 3 भागों में निकोबार को, और अंडमान को 4 भागों में। तो ये आपको यहाँ पे याद रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं अंडमान में और निकोबार में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान में भागा बाट में, मतलब इतने पार्टों में बांटा गया है, ठीक है, आइलैंड्स को। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पर कौन कौन सा पीक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सा ज्वालामुखी है, उसके बारे में। तो देखो नॉर्थ अंडमान की बात करेंगे, जो सबसे उत्तरी पॉइंट है अंडमान का, तो वो सैडल पीक वहीं पर है। सैडल पीक जो कि आपका सबसे ऊंचा चोटी अंडमान निकोबार का, ठीक है, यहीं पर लोकेटेड है। 732 मीटर इसका हाइट है, क्या नाम है, सैडल पीक, ठीक है। तो अगर पूछेगा टोटल अंडमान एंड निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक, तो वो आपका सैडल पीक याद रखना है, 732 मीटर हाइट है इसका। उसमें भी कौन से जगह पे लोकेटेड है, तो नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। बाकी मिडिल अंडमान जो है आपका, यानी कि नॉर्थ अंडमान के ठीक नीचे, तो मिडिल अंडमान में जो आपका माउंट डियावोलो, ठीक है, जो कि थर्ड हाईएस्ट यहाँ पर जो है आपका पीक है, माउंट डियावोलो, ठीक है, वो आपका मिडिल अंडमान में ही लोकेटेड है। इसके बाद साउथ अंडमान में अगर बात करेंगे, तो जो अंडमान की कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर पहले थी इसका नाम, तो वो कैपिटल आपका यहीं पर है, लेकिन अभी इसका नाम जो है वो चेंज करके श्री विजयपुरम यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पहले पोर्ट ब्लेयर आपका जो था वो नाम था इसका, लेकिन लोकेटेड कहाँ पे है दोनों, तो ये आपका साउथ अंडमान में, बस नाम चेंज किया गया, पोर्ट ब्लेयर को नाम चेंज करके श्री विजयपुरम किया गया है, बाकी जगह तो दोनों एक ही जगह पर था। तो साउथ अंडमान आपको याद रखना है, इसका कैपिटल यहीं पे है। उसके बाद बैरन आइलैंड है एक, बैरन मतलब कि जो वल्केनो भी एक यहाँ पे है, ठीक है, जो कि आपका एक एक्टिव वल्केनो है। एक्टिव वल्केनो का मतलब अभी एक्टिव है, मतलब वो विस्फोट होता रहता है। तो भारत का एकमात्र ये बैरन आइलैंड है। बाकी एक नारकोंडम भी है जो कि आपका डोरमेंट वोल्केनो है। डोरमेंट कहने का मतलब सुसुप्त है, मतलब शांत वोल्केनो है, मतलब इसमें जो है कुछ प्रक्रिया नहीं होता है। तो बैरन आइलैंड और ये सब आपका कहाँ पर है, अंडमान में है। अब आते हैं निकोबार के बारे में। तो निकोबार में मैंने बताया कि 3 भागों में बांटा गया इसको, कार, लिटिल और ग्रेट, ठीक है। और याद रखिएगा कि जो माउंट थुलियर है, ठीक है, वो आपका ग्रेट निकोबार में लोकेटेड है, जो कि दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। देखो तो पहला आपने देखा क्या, पहला था आपका सैडल पीक, दूसरा आपका माउंट थुलियर, और तीसरा है आपका माउंट डियासालो, ठीक है, डियावालो, ठीक है, ये थर्ड वाला। तो सेकंड वाला जो हाईएस्ट है आपका ग्रेट निकोबार में पड़ता है, माउंट थुलियर नाम है इसका। सबसे बड़ा द्वीप की बात करेंगे निकोबार में, तो वह है आपका ग्रेट निकोबार, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो अन्य तथ्य आपको याद रखना है अंडमान निकोबार के बारे में, कि ये जो आपका अंडमान और निकोबार है, वो ऐसा बोला जाता है कि जो हिमालय का ही जो है आपका एक्सटेंशन है, ठीक है, जिसको कि अराकान योमा रेंज के नाम से जानते हैं। म्यांमार में जो है उसी का विस्तारित रूप है। मतलब हिमालय जो है पूर्वी में जाकर के थोड़ा सा विलीन हो जाता है, फिर यही आपका म्यांमार में थोड़ा सा इमर्ज होता है, दिखता है, और फिर यही जो है आपका यहाँ पर अंडमान और निकोबार में क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये जो अंडमान और निकोबार है, ऐसा बोला जाता है कि जो म्यांमार का जो अराकान योमा रेंज है, जो कि ओवरऑल हिमालय का ही हिस्सा था, तो उसी का पार्ट यहाँ पर ये है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। बाकी भारत के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक है आपका ये
सुंदरलैंड्स करके, ठीक है। बाकी हाल के नाम में परिवर्तन किया गया, मतलब जो भी आइलैंड्स हैं उसके नाम में परिवर्तन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था स्टेनोग्राफर वाले में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो याद रखिएगा, रॉस आइलैंड जो है इसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड किया गया है। हैवलॉक आइलैंड का नाम चेंज करके स्वराज आइलैंड किया गया है। नील आइलैंड का नाम चेंज करके शहीद आइलैंड किया गया है। और आदिवासी जनजातियाँ जो है यहाँ पे क्या क्या हैं, तो याद रखिएगा जो आपका अंडमान में पड़ती हैं, तो ये भी याद रखिएगा, जरावा, ओंगे, ठीक है। उसके बाद आपका है सेंटिनलीज, फिर है ग्रेट अंडमानीज और सॉम्पेंस। ये सब जो है अंडमान के, निकोबार के नहीं, अंडमान के जो है यहाँ पे क्या है, मतलब यहाँ पे क्या है, कह सकते हैं जनजातियाँ हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, आदिवासी जनजाति यहाँ पर कौन कौन से हैं। बाकी ये नाम में जो परिवर्तन हुआ ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी इसके साथ हम लोग का जो है अंडमान निकोबार कंप्लीट होता है। सेकंड जो आइलैंड है आपका वो है आपका लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो लक्षद्वीप में याद रखिएगा, इसमें टोटल 36 आइलैंड्स आते हैं, ठीक है। मतलब 36 द्वीपों का समूह है लक्षद्वीप। इसका जो उत्पत्ति है वो आपका कोरल ओरिजिन माना जाता है। कोरल ओरिजिन मैंने का मतलब होता है कोरल रीफ का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जिसमें कि आपका अटॉल्स, रीफ्स, बैंक्स ये सब आता है। और जो कोरल रीफ्स होता है ना, इसको हम लोग रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी के नाम से जानते हैं। और कोरल रीफ्स बनने के लिए जो है क्या क्या चाहिए, तो कोरल रीफ्स बनने के लिए जो आपका क्लियर वाटर चाहिए, मतलब साफ़ पानी चाहिए, सॉल्टी वाटर चाहिए, और टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, ठीक है। तो आपका कोरल रीफ बनेगा। और जो लक्षद्वीप है ना वो आपका इसी कोरल रीफ का परिणाम स्वरूप है कि अभी हम लोग जो है लक्षद्वीप देख रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से अंडमान में हम लोगों ने देखा था कि अराकन योमा जो रेंज है उसी का हिस्सा है, तो ये इसके बारे में याद रखना है कि ये कोरल रीफ्स का पार्ट है, ठीक है। कोरल रीफ्स बनने के लिए कंडीशन मैंने बता दिया आपको। बाकी इसके कैपिटल की बात करेंगे लक्षद्वीप का, तो वो आपका कावारती है। और सबसे बड़ा द्वीप यहाँ का जो है वो एंड्रोट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मिनिकॉय आइलैंड है जो कि आपका सबसे दक्षिण में है, मतलब लक्षद्वीप का ही पार्ट है मिनिकॉय, जो कि सबसे दक्षिण में आपका है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैनल्स के बारे में याद रखना है। लक्षद्वीप है उसको मिनिकॉय है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री चैनल है। और मिनिकॉय को मालदीव्स, मालदीव्स हम लोग का लैंड नहीं है, मतलब इंडिया का पार्ट नहीं है, मालदीव खुद एक देश है, तो उसका अलग है। तो मिनिकॉय को मालदीव से कौन अलग करता है, तो ये आपका 8 डिग्री चैनल, ठीक है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय बोलेगा तो 9 डिग्री, और मिनिकॉय को मालदीव से कौन करता है 8 डिग्री। और 10 डिग्री मैंने बताया क्या, 10 डिग्री बताया अंडमान और निकोबार को, या आप कह सकते हैं जो आपका लिटिल अंडमान है, ठीक है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मालूम हो गया हो, तो यहाँ पर हम लोग का जो है आइलैंड वाला पार्ट क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। चलो अब आते हैं थोड़ा सा पोर्ट्स के बारे में देख लेते हैं, बंदरगाह के बारे में, ठीक है। तो टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स का डिवीजन किस तरीके से किया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो मेजर पोर्ट्स हैं वो इस तरीके से बांटा जाता है कि जो केंद्र सरकार जिस पर नियंत्रण करती है उसको मेजर पोर्ट कहते हैं, और जो राज्य सरकार का जिसका नियंत्रण रहता है उसको माइनर पोर्ट कहते हैं। तो टोटल इंडिया में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। पश्चिमी तट की हम पहले बात कर लेते हैं। तो पश्चिमी तट में सबसे पहले आपका है कांडला, ठीक है, जिसको कि दीनदयाल पोर्ट कहते हैं, जो गुजरात में आपका पड़ता है। ये आपका टाइडल पोर्ट है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन यही आएगा टाइडल पोर्ट कौन सा है, तो गुजरात, गुजरात का जो आपका कांडला एयर ये है, दीनदयाल पोर्ट इसका दूसरा नाम है। बाकी मुंबई में 2 है आपका, एक है आपका मुंबई पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और एक है आपका JNPT यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो कि आपका नवी मुंबई में पड़ता है। तो 2 आपका जो है यहाँ पर है। बाकी ये जो नवी मुंबई का जो JNPT है आपका, ये आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट जो है इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा मणमुगांव पोर्ट जो कि गोवा में पड़ता है। आयरन और एक्सपोर्ट टू जापान, मतलब कि जापान में जो है आयरन का जो एक्सपोर्ट होता है सबसे ज़्यादा वो आपका इसी मणमुगांव पोर्ट से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा न्यू मैंगलोर पोर्ट की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटका में पड़ता है, और कोचिन की बात करेंगे तो आपका केरला में पड़ता है। तो टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 ये आपका जो है इस वेस्टर्न वाला है, वेस्टर्न वाले हिस्से में जो आपका पोर्ट है। अब आते हैं पूर्वी वाले में। तो पूर्वी वाले में याद रखिएगा सबसे पहले चेन्नई, चेन्नई में 2 आपका पोर्ट है, 2 नहीं इनकेस 3 पोर्ट है, ठीक है। एक तो चेन्नई पोर्ट है जो कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, और एक है आपका एन्नोर जिसको कि कामराजन पोर्ट हो, ठीक है, कामराजन पोर्ट जो कि आपका तमिलनाडु में ही है। और ये आपका जो है पहला कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट है। कॉर्पोरेटाइज कहने का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर वाला, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर वाला जो आपका ये मेजर पोर्ट है। इसके अलावा टूटीकोरिन की बात करेंगे जिसको कि हम लोग VO चिदम्बरम पोर्ट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है, ये भी आपका तमिलनाडु में ही है। तो 7 8 9 ये 3 आपका जो है तमिलनाडु का हो गया। उसके बाद विशाखापट्टनम जो कि आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ये आपका लैंड लॉक डीपेस्ट लैंड लॉक यहाँ पर जो है पोर्ट है। बाकी पारादीप जो पोर्ट है वो आपका उड़ीसा में पड़ता है, जो कि नंबर 1 इन कार्गो हैंडलिंग है। कार्गो मतलब कार्गो का सामान जो होता है ना, शिप के थ्रू जो शिपमेंट होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपका उसको हैंडलिंग के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 है पारादीप पोर्ट जो कि ओडिशा में है। एक है कोलकाता पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, ओल्डेस्ट मेजर पोर्ट है ये। रिवराइन पोर्ट है, रिवराइन पोर्ट कहने का मतलब नदी के
पास में यहाँ पर जो है लोकेटेड है ये। ठीक है, इसका नाम जो है चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किया गया है और ये हुगली रिवर पर जो है आपका लोकेटेड है। तो ये 12 हो गया। और कोलकाता में ही एक और है आपका जो कि है हल्दिया डॉक, ठीक है, जो कि कोलकाता का सैटेलाइट पोर्ट कहलाता है। तो टोटल 13 आपको यहाँ पर जो है याद कर लेना है कौन से स्टेट में कितने हैं। तो समराइज़ कर देता हूँ। गुजरात में है एक, ठीक है, उसके बाद गोवा में है एक, मुंबई में 2, फिर उस कर्नाटका में एक, केरला में एक, ठीक है, उसके बाद आपका है तमिलनाडु में 3, आंध्र प्रदेश में 1, उड़ीसा में 1, वेस्ट बंगाल में 2, यानी कि 2 1 3 3 6, 2 1 3 4 3 7 1 8 9 2 11 और 2 13। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद कर लिया है आप लोगों ने। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे है आपका उत्तरी मैदान के बारे में। तो हम लोग का ये खत्म हो गया पाँचवा। लास्ट हम लोग का बचता है उत्तरी मैदान, जो कि फिजियोग्राफी डिवीजन का लास्ट पार्ट है। तो उत्तरी मैदान में हम लोग आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स जिसको बोलते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में याद रखिएगा यह मैदान हिमालय से निकलने वाली 3 प्रमुख नदियाँ, जिसमें कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, ये 3 नदियों के तंत्र के आपसी प्रभाव से बना हुआ है। मतलब कोई पूछेगा कि उत्तरी मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, तो बता देना होगा गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा, तीनों का मिलन से जो है हम लोगों का यहाँ पर उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। बोर्ड है कि जब ये नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो अपने साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ लाती है। इन्हीं के जमाव और बहाव से जो है उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। जैसे ये माउंटेन है, माउंटेन से ये नीचे जाएगा तो एक होता है यहाँ पर भाबर, ठीक है, फिर आता है तराई, फिर आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझना है, यहाँ पर जो भी आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का डिवीजन। तो जैसे कि मैंने ये बोला माउंटेन, माउंटेन से नदियाँ आई, ठीक है, यहाँ पर अपने साथ जो है काफ़ी हाई अमाउंट में जो है कंकड़ पत्थर ये सब लेके आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पार्ट होता है भाबर कहलाता है। भाबर की बात करेंगे, इसकी जो पट्टी होती है लगभग 8 से 16 किलोमीटर या फिर 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी होती है। इसमें जो है जो नदियाँ आ रही है, ठीक है, ये छिप जाती है। छिपने का कारण है क्योंकि बड़े बड़े जो है कंकड़ वगैरह होती है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसमें जा के समा जाती है। इसके कारण से नदी हमको इस वाले सेक्शन में नहीं दिखाई देती है। और समझो कि ये इतना ज़्यादा कंकरीला है, तो इसमें जो है आपका खेती तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ याद रखना है। और बाकी ये शिवालिक पर्वत के नीचे पाया जाता है, मतलब जो लेसर हिमालय है उसके ठीक नीचे यहाँ पर ये जो पाया जाता है, जो भाबर वाला रेंज है। ठीक है, इसके बाद फिर आता है तराई। मतलब भाबर से जब आगे बढ़ेंगे तो ये आपका 15 से 30 किलोमीटर के रेंज में फैला हुआ है, लेकिन परीक्षा में 10 से 20 किलोमीटर तक ही आता है। ठीक है, मतलब ये भी याद रखिएगा 10 से 20 किलोमीटर जो आपका एसएससी मानती है, बाकी जो रेलवे वगैरह है वो 10 से 20 किलोमीटर ही मानती है, लेकिन एक्चुअल में 15 से 30 किलोमीटर के रेंज में ये फैला हुआ है, चौड़ी पट्टी। और यहाँ पर जो नदियों की धाराएं जो फिर से प्रकट होती है, मतलब इसमें जो है नदी फिर से दिखाई देती है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बालू रेत वाला जो है आपका होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दलदली होता है जो आपका तराई क्षेत्र होता है। ठीक है, यहाँ पर घने जंगल और वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो तराई वाले में आपका फिर से यहाँ पर नदी दिखाई देने लगती है। और एक है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में भी याद रखना है कि इसके बाद तराई के बाद जो आपका जो पार्ट आता है वो आपका जलोढ़ मैदान आपका कहलाता है। तो तराई के नीचे ये क्षेत्र में पाया जाता है। यह मैदान नदियों के द्वारा लाए गए जो जलोढ़ मिट्टी है, एलुवियल सॉइल है, उससे मिल करके बना हुआ है। और इनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक है खादर, एक है भांगड़। तो खादर जो मिट्टी है वो आपका पुरानी जो मिट्टी होती है, सॉरी, खादर जो आपका नई जलोढ़ मिट्टी जो होती है, हर साल बाढ़ से नई मिट्टी जमती है, खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। मतलब खादर कहने का मतलब कि जो नई मिट्टी होती है, जो कि हर साल जो है आपका नई मिट्टी बहा करके लाई जाती है यहाँ पे, तो वो खादर मिट्टी कहलाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होता है खेती के लिए। वही भांगड़ की बात करेंगे तो ये आपका पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें जो है कंकड़ वगैरह पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये जो है आपका उपजाऊ नहीं होता है। ठीक है, मतलब खेती के लिए ये उपयुक्त नहीं होता है। तो ये आपका डिवीज़न आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, जो भी आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है उसका। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब आते हैं नदी तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम। हम लोग यहाँ पर फिजियोग्राफी डिवीजन खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे नदी तंत्र के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहाँ पर ड्रेनेज पैटर्न में कि अलग अलग प्रकार के ड्रेनेज पैटर्न है। पहला है डेंड्राइटिक। डेंड्राइटिक कहने का मतलब वृक्ष की शाखाओं जैसा पैटर्न होता है, मतलब कि ऐसा लगेगा कि जैसे वृक्ष की शाखाएं कैसे निकली हुई है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका नदी क्या होगी, फ्लो करेगी। तो ये जो पाथ होता है इसको बोलते हैं डेंड्राइटिक। ठीक है, एक होता है रेडियल। रेडियल कहने का मतलब एक पॉइंट से जो है चारों डायरेक्शन में जो है नदियाँ जब फ्लो करती हैं ना, तो उसको बोलते हैं कि ये आपका रेडियल पैटर्न को शो कर रही है। जैसे अमरकंटक प्लेट्यू से जो है आपका नर्मदा नदी भी निकलती है, सोन नदी भी निकलती है। तो नर्मदा आपका जो है ये पश्चिम की ओर बहती है और सोन जो आपका पूरब की ओर बहती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये रेडियल पैटर्न को दिखा रही है, मतलब चारों डायरेक्शन में जो है नदियाँ फ्लो कर रही हैं। उसके बाद ट्रेलिस की बात करेंगे। ट्रेलिस बोला नदियाँ समांतर बहती है और सहायक नदियाँ जो है वो 90 डिग्री, जैसे मान लो ये नदी है, ठीक है, इससे जो सहायक नदी है वो 90 डिग्री पर जो है आपका आकर के मिलती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका होता है ट्रेलिस। एक होता है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का मतलब होता है एक पॉइंट पर आकर के मिलना है, नहीं रेडियल का ये क्या होता है, अपोजिट होता है। रेडियल में आपका जो यहाँ से निकल के जा रहा था बाहर, लेकिन यहाँ पर जो अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है, अंदर की ओर। ठीक है, इसी से आपका जो झील ये सब का निर्माण होता है आपका सेंट्रीपिटल के कारण।
इसके बाद है एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट कुछ नहीं, बस याद रखना है कि नदी जो है अपनी मूल धारा को काटते हुए बनाए रखती है, मतलब अपनी जो धारा है उसी में जब फ्लो कर रही है अपनी दिशा को चेंज किए बिना, तो वो आपका एंटीसीडेंट होती है। और ये सालों भर पानी इसमें देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है सतलज, कोसी, सिंधु, गंगा, ठीक है। लेकिन यमुना जो इसका हिस्सा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। एंटीसीडेंट आपने समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं आगे। आगे है आपका हिमालय नदियाँ बनाम प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। मतलब हिमालय नदियाँ तो अभी देखेंगे, और उसके बाद हम लोग जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसमें सबसे पहले अंतर क्या है। तो देखो, हिमालय नदियाँ जो आपका पेरिनियल होती है, पेरिनियल कहने का मतलब होता है सदा निरा, मतलब सालों भर उसमें क्या होती है, पानी होती है। कहाँ से आता है पानी इसमें, तो जो ग्लेशियर होता है उसके पिघलने के कारण। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है एफिमेरल होती है, मतलब ऋतु आधारित होती है, मतलब वो वर्षा पर डिपेंडेंट करती है। उसके बाद हिमालय नदियाँ का जो मार्ग होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, और इसका जो बेसिन क्षेत्र होता है, बेसिन कहने का मतलब जहाँ जहाँ पर भी ये बह रही है, ठीक है। और इसका जो सहायक नदी है उसका जो क्षेत्र है वो सब मिला करके जो है बेसिन का निर्माण करती है। तो इसका काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। एंटीसीडेंट पैटर्न को दर्शाती है। एंटीसीडेंट पैटर्न मीन्स कि अपने रास्ते को जो है वो नहीं काटती, मतलब जो रास्ते से फ्लो करती है वही रास्ते से फ्लो करती है ये। उसके बाद प्रायद्वीपीय नदियाँ की बात करेंगे तो ये तो मैंने बता दिया कि एफिमेरल होती है और ये छोटा मार्ग होता है इसका, और बेसिन इसका क्या होता है, छोटा होता है। तो बस सिंपल से ये दो डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे नदी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो हिमालयन रिवर्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स को पढ़ेंगे। तो हिमालयन रिवर्स में सबसे पहले आता है आपका सिंधु नदी, ठीक है। तो सिंधु नदी का याद रखिएगा, उद्गम इसका जो है बोखरशू ग्लेशियर है तिब्बत में, ठीक है, यहाँ से निकलती है। प्राचीन नाम इसका बात करेंगे तो सिंगी खम्बन है, जिसका अर्थ होता है लायंस माउथ, ठीक है। भारत में जो है आपका लद्दाख से एंटर करती है, लेह शहर इसी के किनारे आपका बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे ही। बाकी पाकिस्तान में इसको जो है राष्ट्रीय नदी के नाम से जानते हैं, जैसे हम लोग का गंगा है उसी प्रकार से पाकिस्तान का सिंधु है। बाकी मुख्य सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं, तो देखो दो तरीके से मिलती हैं नदियाँ। जैसे मान लो ये चाइना से आ रही है ना आपका, तो इस तरीके से आ रही है आपका, इस डायरेक्शन से इधर फ्लो कर रही है। तो ऊपर से जो मिलेगी, ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है, और इधर से जो मिलेगी तो वो लेफ्ट हैंड, जैसा जिस मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है आप उस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ। जो राइट हैंड होगा आपका वो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कहलाएगा, और जो लेफ्ट हैंड होगा वो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी होगा। मतलब दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ और बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ। तो दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, तो सियोक है, गिलगित है, जंस्कार है, हुंजा है। ये सब जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं राइट की तरफ से मिलने वाली। उसके बाद लेफ्ट बैंक से मिलने वाली ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला इंपॉर्टेंट रहे चाहे ना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज आपको याद रखना है। सिंधु में सबसे पहले झेलम मिलती है, फिर चेनाब, फिर रावी, व्यास, सतलज। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में इसको याद करना है। सीक्वेंस में याद करने का फ़ायदा ये है ना, अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले ये याद रखो यहाँ पर झेलम के बारे में कि इसका जो उद्गम स्थल कहाँ है, तो वैरीनाग झील से इसका जो उद्गम है। इसका प्राचीन नाम वितास्तता है, ठीक है। और यूनानी नाम आपका हाइडस्पिस है। हाइडस्पिस का एक युद्ध भी हुआ था जो कि हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, अभी अभी इसको रहने देते हैं। बाकी यूनानी नाम हाइडस्पिस भी होता है झेलम का, ये भी याद रखिएगा। तो वितास्तता और हाइडस्पिस। इसके बाद चेनाब की बात करेंगे तो ये आपका बारालाचला पास। अब देखो बारालाचला पास कहाँ पर था ये मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बारालाचला पास से इसका उद्गम होता है, और ये इसका प्राचीन नाम अस्किनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है रावी, तो रोहतांग पास से आपका एंटर करता है ये, और प्राचीन नाम इसका पुरुषनी है। व्यास की बात करेंगे तो रोहतांग पास है इसका भी, और ये प्राचीन नाम इसका विपाशा है। और सतलज की बात करेंगे तो आपका राक्षस ताल यानी कि मानसरोवर के पास से निकलती है। प्राचीन नाम इसका सतुद्री है। सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछेगा सिंधु का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, तो ये आपका वही सतलुज ही है, ठीक है। सबसे लंबी सहायक नदी, इसका प्राचीन नाम सतुद्री है, और ये राक्षस ताल यानी मानसरोवर के पास से निकलता है। और इंडिया में जो है वो रोहतांग पास से ही एंटर करती है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। अब आते हैं, देखो किधर गया, नहीं लिखा है क्या, अच्छा हाँ लिखा हुआ है, चलो देखो संधि की बात करते हैं। एक सिंधु जल संधि हुआ था आपका 1960 में, ठीक है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान और प्रधानमंत्री इंडिया के जवाहरलाल नेहरू उनके बीच में कब हुआ था, 1960 में। जिसमें कि ये बोला गया था कि भारत और पाकिस्तान जो है उस पर जो नदियों का जो पानी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था कि इतना परसेंट पानी पाकिस्तान यूज करेगा, इतना परसेंट भारत करेगा। जो कौन किया था, तो विश्व बैंक किया था इन दोनों के बीच में मध्यस्थता। जिसमें कि ये डिसाइड हुआ कि जो पश्चिम की जो नदियाँ हैं, मतलब जो सिंधु, झेलम, चिनाब, ऊपर की जो तीन नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, तो ये तीन नदी पर जो है 80% जो पानी है इस पे अधिकार रहेगा पाकिस्तान का, और 20% जो अधिकार रहेगा वो रहेगा इंडिया का। सिमिलरली नीचे वाला 3 पर जो अधिकार है वो आपका 80% पार्ट पे आपका इंडिया का रहेगा, और 20% वाले पार्ट पे क्या रहेगा, पाकिस्तान का रहेगा, मतलब उल्टा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो याद रखना कि 2025 में जो आपका ये आतंकी हमला हुआ था, तो उसके कारण से यहाँ पर जो है जो सिंधु जल संधि था इसको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। 2025 में स्टार्ट कब हुआ था, 1960 में हुआ था ये, और ये 2025 में क्या किया गया, निलंबित किया गया। ख़त्म नहीं किया गया, निलंबित किया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे याद रखना
जो आपका दोआब होता है, ठीक है? दोआब, दोआब क्या होता है? तो 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है ना, उसको दोआब कहते हैं। तो सिंधु और झेलम के बीच में जो है आपका सिंधु सागर दोआब है। झेलम और चेनाब के बीच में आपका छेज दोआब है, ठीक है? फिर सी से आर चेनाब, मतलब ये सिंधु, झेलम, चेनाब, चेनाब और रावी के बीच में आपका रेशना दोआब है, ठीक है? रेशना दोआब है। फिर इसके बाद रावी, व्यास, व्यास और रावी, तो इसके बीच में आपका जो है वारी दोआब है, वारी दोआब है। और व्यास और सतलज के बीच में आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यास और सतलज क्या था? बिष्ट तो हाँ, बिष्ट दोआब, ठीक है? बिष्ट, वाड़ी, और ये हो जाएगा रेचना, ये हो जाएगा छेज, छेज, और ये हो जाएगा आपका सिंधु सागर, ठीक है? तो ये आपका दोबाब भी आपको याद रखना है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन याद रखना है आपको ये भी, ठीक है? तो ये आपको समझ में आ गया। अब ये सिंधु नदी तंत्र खत्म, अब आते हैं हम लोग गंगा नदी, जो कि सबसे बड़ा है यहाँ पे। तो गंगा नदी प्रणाली में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि उसका उद्गम जो है कैसे होता है। तो देखो, अलकनंदा एक नदी है जो कि आपका सतोपंथ ग्लेशियर से निकली है, कहाँ पर? बद्रीनाथ से, ठीक है? बद्रीनाथ एक ग्लेशियर है, वहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है यहाँ पर इस तरीके से। अब इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलेंगी और संगम का निर्माण करेगी। तो संगम कौन कौन सा है? तो सबसे पहले याद रखना कि धौली गंगा एक मिलती है आपकी, धौली गंगा यहाँ से, ठीक है? तो धौली गंगा जहाँ पर मिलेगी, यहाँ पर विष्णु प्रयाग, कॉमन सब में क्या है? अलकनंदा है, ठीक है? अलकनंदा, यहाँ पर पहले धौली गंगा मिलेगी, फिर नंद प्रयाग मतलब बनता है नंदाकिनी नदी के मिलने से। फिर आपका है पिंडर, ठीक है? जो कि पिंडर नदी मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। इधर से आपका जो है देव प्रयाग मिलता है, ठीक है? देव प्रयाग मतलब अलकनंदा और भागीरथी, ठीक है? भागीरथी, ये भागीरथी मिला यहाँ पे। कहाँ से निकल रहा है भागीरथी? ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रहा है, ठीक है? और यही भागीरथी और अलकनंदा मिल करके जो है आपका गंगा का निर्माण करती है। इसको जो मतलब मिलन स्थान है भागीरथी का अलकनंदा से यहाँ पर, इसको कहते हैं देव प्रयाग। अब देखो, इसको प्रयाग को याद करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद कैसे कर सकते हैं? तो देखो, अलकनंदा सब में कॉमन है, ठीक है? अलकनंदा सब में कॉमन है, अलकनंदा। अब देखो, अलकनंदा में धौली गंगा अगर मिलेगा तो आपका विष्णु प्रयाग बनेगा, यानी कि डी भी करके आप याद कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर नंदाकिनी, एन से नंदाकिनी, एन से नंद प्रयाग, यानी कि नंदाकिनी नदी अलकनंदा से अगर मिलती है तो आपका जो है नंद प्रयाग बनती है। फिर है कर्ण प्रयाग, पिंडार नदी, ठीक है? पिंडार नदी जब मिलती है अलकनंदा से तो कर्ण प्रयाग बनता है, मतलब पीके करके याद कर सकते हैं, पीके मूवी एक है उससे। फिर मंदाकिनी, ठीक है? मंदाकिनी नदी जब रुद्रप्रयाग से निकलती मिलती मतलब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है, यानी इसको ऐसे याद कर सकते हैं एमआर से, ठीक है? उसके बाद ये तो समझ में आ गया आपको, ये तो ईजी है आपका। भागीरथी जब मिलती है अलकनंदा से तो वो देवप्रयाग मिलती है। तो इस तरीके से आपको जो है पांचों प्रयाग आपको याद रहना चाहिए, 1 2 3 4 5, ठीक है? और यही देवप्रयाग और भागीरथी जब मिलती है तो आपका गंगा का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं यमुना के बारे में, ठीक है? तो यमुना का जो उद्गम स्थल है वो आपका बंदरपूछ जो है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। इसका संगम कहाँ पे होता है? मतलब गंगा में जाकर के ये मिलती है, कहाँ से कहाँ पे? तो प्रयागराज, ठीक है? त्रिवेणी संगम जगह है, वहाँ पे जाकर के गंगा मिलती है यमुना से, ठीक है? ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती नदी भी है, लेकिन सरस्वती बोला जाता है कि वो अंडरग्राउंड में बह रही है, ठीक है? इस तरीके से मतलब ऐसा कुछ है, क्योंकि दिखाई नहीं देता सरस्वती नदी। मेन जो नदी है गंगा और यमुना दिखाई देती है, तो तीनों का संगम अगर पूछेगा गंगा यमुना सरस्वती तो ये आपका प्रयागराज में ही है, त्रिवेणी संगम के पास। आगे बात करते हैं प्रमुख सहायक नदियाँ की बात, ठीक है? हिमालय से जो निकलती है आपकी उत्तर से, ठीक है? उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये मान लो गंगा नदी बह रहा है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर से कौन कौन सी यहाँ पर जो नदियाँ मिलती हैं। सबसे पहले है रामगंगा, ठीक है? फिर है गोमती, फिर है घाघरा, फिर है गंडक, फिर है कोसी। ये आपका जो है 1 2 3 4 5 5 नदियाँ जो उत्तर से मिल रही है। रामगंगा के बारे में याद रखना है कि ये आपका दूध टोली पर्वत से निकल रही है, पौड़ी गढ़वाल से, जो जाके गंगा में मिलती है। गोमती जो कि फुलहर लेक से निकल रही है, पीलीभीत में जाकर के ये मिलती है। घाघरा की बात करेंगे तो ये आपका मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकल रही है, ठीक है? घाघरा जो कि नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जानती है घाघरा नदी, तो वहाँ से निकल रही है ये, ठीक है? और ये गंगा में जाकर मिलती है। सहायक नदी की बात करेंगे घाघरा की तो ये आपका शारदा नदी है, जो कि आपका गौड़ी गंगा होना चाहिए, ठीक है? गौड़ी गंगा या फिर काली काली नदी जो आपका ये घाघरा का दूसरा सॉरी शारदा का दूसरा नाम है, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद गंडक जो आपका नुबाइन हिमल ग्लेशियर से आपका निकल रही है, जो कि आपका मिलती है गंगा से। कोसी की बात करेंगे तो अरुण कोसी, सुन कोसी और तमुर कोसी। सतकोसी होना चाहिए, सुन कोसी नहीं, सतकोसी, ठीक है? अरुण कोसी, सतकोसी और तमोर कोसी, ये तीनों मिल करके जो आपका कोसी नदी बनती है। और इसको जो हम लोग बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि ये बाढ़ लाती है बिहार में, ठीक है? इसका आंसर इसको बिहार का शोक कहते हैं। तो ये प्रमुख 5 नदियाँ हैं जो कि आपका ऊपर से मिलती है, यानी उत्तर से मिलती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे
दक्षिण से, तो दक्षिण से मिलने वाली सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपका यमुना। यमुना की बात करेंगे सबसे पहले, इसका स्रोत कहाँ से, मतलब ये कहाँ से निकल रही है। तो ऐसे तो मैंने बताया था आपको कि ये जो है आपका क्या बोलते हैं, बंदरपुर जो है आपका है यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकल रही है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो वो है आपका चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल में कौन कौन सा, मतलब चंबल कहाँ से निकल रही है, तो ये आपका मऊ प्लेट्यू है मध्य प्रदेश में, वहाँ से ये चंबल नदी निकल रही है। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है, तो बनास है, काली सिंध है और पार्वती और शिप्रा नदी है। फिर आपका यमुना की सहायक नदी में सिंध है, फिर बेतवा है, फिर केन है। ये सब आपका जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू से आपका निकल रहा है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी जो है आपका, इसका स्रोत है अमरकंटक प्लेट्यू, ठीक है। अमरकंटक मैंने बताया था ना, जो छत्तीसगढ़ और एमपी इसके बॉर्डर पे पड़ता है ये, तो वहाँ से आपका ये सोन नदी निकल रहे हैं। सहायक नदी की बात करेंगे इसमें, तो रिहंद, उत्तर कोयल और दक्षिण कोयल, ये जो है प्रमुख सहायक नदी है सोन नदी की। और सोन नदी भी जाकर के जो है दक्षिण से गंगा में मिलती है, यमुना मिलती है, गंगा में ये सोन मिलती है। एक है फरक्का, ठीक है, फरक्का जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहीं से आपका जो है गंगा जो है दो भागों में बढ़ जाती है, गंगा का जल विभाजन हो जाता है। और एक जो है आपका हुगली के नाम से जानी जाती है, और एक जो आपका बांग्लादेश में चल जाती है, वो आपका पद्मा के नाम से जानती है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हुगली जो है आपका एक डिस्ट्रीब्यूटरी है, ना कि ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है विभाजित होना। तो गंगा जो है वो आपका फरक्का नामक जगह पर दो भागों में बढ़ जाती है, एक आपका हुगली के नाम से बहती है और एक आपका पद्मा के नाम से बहती है। तो याद रखना हुगली जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। हुगली की सहायक नदी में आपका दामोदर याद रखना है, जो कि आपका बंगाल का शोक कहलाता है, जो कि आपका रिफ्ट वैली में ये भी आपका बहता है, ठीक है। उसके बाद फरक्का की बात कर लेते हैं, तो फरक्का एक समझौता हुआ था जो कि 1996 में हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में पानी को लेकर के विवाद था, उसको सुलझाने के लिए जो आपका फरक्का समझौता हुआ था 1996 में। तो ये आपको याद रखना है फरक्का के बारे में। आगे बढ़ते हैं बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में मैंने बताया कि गंगा जो है पद्मा के नाम से बहती है। अभी हम ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली देखेंगे, तो ब्रह्मपुत्र भी आपका जो है चली जाती है कहाँ पे, बांग्लादेश में, जो कि यमुना के नाम से जानी जाती है। दोनों जब मिलती है गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो मेघना नदी के नाम से फ्लो होती है, कहाँ पर, बांग्लादेश में ही। उसके बाद विश्व की सबसे बड़ी जो डेल्टा है वो आपका सुंदरबन डेल्टा, वो बांग्लादेश में ही बनती है, ठीक है। सुंदरी वृक्ष यहीं पे आपको पाए जाते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में याद रखिएगा, स्रोत जो इसका है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या इसी को आंगसी ग्लेशियर कहते हैं, तिब्बत में ये है। तो वहाँ से आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, तिब्बत में इसका नाम जो है आपका सांगपो या यार्लुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये इंडिया में जो जो पूर्वी आपका ये पॉइंट है, शिखर है, नामचा बड़वा, वहाँ से जो आपका एंटर करते हैं, यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में। मतलब इस तरीके से ये बह रही है, यहाँ से यू टर्न लेती है, यहाँ पे नामचा बड़वा है, यहाँ से आपका अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं, ठीक है। अब यही जो है आपका आगे बढ़ती है असम में, तो फिर ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। दिहांग या फिर सियांग भी कहते हैं कहीं कहीं पर, मतलब किसी किसी में। तो याद रखिएगा दोनों नाम, दिहांग और सियांग। एक होता है दिवांग, दिवांग जो कि आपका सहायक नदी है, ना कि यह है, दिवांग वैली भी एक है, ठीक है। तो लेकिन याद रखना दिहांग जो है आपका नाम है ब्रह्मपुत्र का, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सियांग, और असम में ब्रह्मपुत्र कहलाता है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, माजुली द्वीप, ये आपका असम में ही बना हुआ है, ठीक है, इसी नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही। बाकी असम से बांग्लादेश में फिर एंटर कर जाती है और जमुना के नाम से फ्लो होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी हम बात करते हैं, बाएं किनारे से मिलने वाले में आपका दिबांग होगी, लोहित होगी, धानसारी होगी, और दाएं किनारे से मिलने वाले में आपका सुबनसिरी होगी, मानस होगी, तीस्ता होगी, रेडक होगी, जल ढाका हो जाएगी, ठीक है। तो ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, बाएं ओर से मिलने वाली और दाएं ओर से मिलने वाली, ठीक है। बाएं और दाएं कैसे करेंगे ये तो आपको पता होगा ना, जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से बह रहा था आपका, चाइना में मानसरोवर से निकला, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, तो इस तरह डायरेक्शन में बढ़े, तो इस डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, और इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा और इधर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वही जब इधर से ऐसे मुड़ गया आपका, ठीक है, इधर की ओर डायरेक्शन अब हो गया, तो इधर खड़ा हो जाओ, ये आपका हो जाएगा अब लेफ्ट, ये हो जाएगा आपका राइट, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है। आगे बात करते हैं, तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया हिमालयन रिवर्स के बारे में, अब आते हैं हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, यानी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय नदी आपको यहाँ पे याद रखना है, सबसे पहला चीज़ कि दो प्रकार की होती है। पहला आपका होती है ईस्ट की ओर फ्लो करने वाली, एक होती है वेस्ट की ओर फ्लो करने वाली। तो ईस्ट की ओर में आपका याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन जो पश्चिम वाला होता है वो आपका अरब सागर में गिरती है, और ये डेल्टा नहीं, एस्चुरी, जो कि मैंने बताया था, एस्चुरी का निर्माण करती है, मुहाना या ज्वारनमुख कहते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले
मुख्य पश्चिम मुखी नदियों के बारे में, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में। तो वेस्ट फ्लोइंग मतलब जो वेस्ट की ओर बहती है उसको वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहेंगे। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट है आपका नर्मदा, जो कि आपका विंध्य और सतपुड़ा के बीच में जो आपका रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। उसी के बाद आप ताप्ती है जो कि नर्मदा के दक्षिण में रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। तो ये दो प्रमुख नदियाँ हैं जो कि आपका पश्चिम की ओर बहती है। इसके अलावा पूर्व की ओर बहने वाली नदी में आपको याद रखना है कि ये दामोदर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हुगली की सहायक नदी है, बंगाल का शोक है। महानदी जो है आपका सिंहावा हिल्स से निकलती है छत्तीसगढ़ से। गोदावरी जो है आपका त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है, इसको दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। इसका लंबाई जो है 1406 किलोमीटर है और ये महाराष्ट्र, उसके बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सब होते हुए जो आपका बहती है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा की बात करेंगे तो कृष्णा जो है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी की बात करेंगे तो ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है कर्नाटका में। और स्वर्ण रेखा, वंशधारा, वैतरणी और ब्राह्मणी, ये सब भी कुछ प्रमुख नदियाँ हैं आपकी जो कि पूर्व की ओर बहती है। स्वर्ण रेखा आपका जो है झारखंड में है, ठीक है। फिर वैतरणी ये सब आपका उड़ीसा में पड़ती है, ब्राह्मणी भी आपका उड़ीसा में पड़ता है। तो ये सब आपका जो है पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर याद हो गया। अब आते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले जो गोदावरी नदी है जो कि दक्षिण में पेनिनसुलर प्लेटू के मतलब पेनिनसुलर रिवर है ये। तो गोदावरी नदी के बारे में याद रखिएगा कि इसका जो उद्गम है वो आपका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में है, ठीक है। पश्चिमी घाट से ये मतलब पश्चिमी घाट का ये हिस्सा है, ठीक है। और ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, क्योंकि 1406 किलोमीटर जो इसका लेंथ है, ठीक है। इसके सहायक नदी पूछता है कि कौन कौन सा है, तो इसको याद करने का ट्रिक है MS स्वामीनाथन फाउट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड गिव PPP, ठीक है। मतलब MS स्वामीनाथन से याद कर लीजिएगा। M से मंजीरा, S से सबड़ी, W से वेनगंगा, एक W से वारधा, एक होता है I से हो जाएगा इंद्रावती, P से हो जाएगा पेनगंगा, एक और P से हो जाएगा आपका प्राणहिता और एक और P से हो जाएगा पूर्णा। तो ये जो है आपका याद कर लेना है। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं आपका गोदावरी की। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है इसलिए इसको दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। आगे कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं हम लोग। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है आपका महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पश्चिमी घाट से ये भी आपका फ्लो कर रहा है। इसकी लंबाई आपका 1400 किलोमीटर है, ठीक है। सहायक नदी जो इसका है, कैसे याद कर सकते हैं, तो भीम मौसी को घाट ले गया, दूध का सामान लाया, ऐसा करके याद कर सकते हैं। भीम से हो जाएगा भीमा, मौसी से हो जाएगा मूसी, ठीक है। फिर तुंगभद्रा, फिर उसके बाद कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, ये सब जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं कृष्णा नदी की। आगे बात करते हैं पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी की बात करेंगे तो ये आपका आंध्र प्रदेश की स्वतंत्र नदी है, ठीक है। और ये कृष्णा और कावेरी के बीच में आपका जो है ये फ्लो कर रही है। इसके अलावा कावेरी नदी की बात करेंगे तो आपका ब्रह्मगिरी हिल्स से निकल रही है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। इसका उपनाम है दक्षिण भारत की गंगा। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, वो था आपका गोदावरी दक्षिण गंगा और ये है दक्षिण भारत की गंगा। तो उसको दक्षिण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो है साउथ में जो है आपका पेनिनसुलर रिवर्स में जो है सबसे लंबी नदी है वो, इसलिए उसको दक्षिण गंगा कहते हैं एज़ कम्पेयर टू गंगा, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस तरीके से गंगा में सालों भर पानी रहती है उसी प्रकार से यहाँ पर भी कावेरी में भी जो है एकमात्र ये नदी है जिसमें कि सालों भर क्या होती है, पानी रहती है, ठीक है। इसलिए इसको जो है दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। बाकी तमिल में इसका नाम पोनी होता है। इसकी सहायक नदी की बात करेंगे कावेरी की, तो जिसका नाम में नी या ती लगा हुआ है लास्ट में, वो आपका जो है कावेरी नदी का हिस्सा होगा, जैसे कि कामिनी, भवानी, हेमावती, अमरावती। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक्सेप्शन है, गोदावरी जो हम लोग पढ़े हैं सॉरी इंद्रावती जो हम लोग पढ़े हैं वो गोदावरी का हिस्सा है। तो इसमें वती लगा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है आपका कावेरी का हिस्सा है, ठीक है। ये बस इसमें एक्सेप्शन याद रखना है, इंद्रावती गोदावरी का पार्ट है। बाकी जिसमें भी वती वनी लगा हुआ है वो सब आप आँख बंद करके यहाँ पे लगा सकते हो कि कावेरी नदी का हिस्सा है, ठीक है। एक है वैगई नदी। तो वैगई नदी आपका दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी नदी है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बस इसमें यही पूछेगा कि दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु नदी कौन सा है, तो वैगई नदी आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद नर्मदा और ताप्ती, ठीक है, पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं, मतलब पश्चिम को बहने वाली नदियाँ हैं। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है और तापी का जो है बैतुल पठार है। दोनों जो है रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो इसमें जो आपका तवा हो जाएगा, ठीक है, बंजर हो जाएगा, शक्कर हो जाएगा, ये जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं आपका नर्मदा की, ठीक है। ताप्ती की सहायक नदी आपका है गोमई, आपको याद रखना है एक, जो कि मेन है, बाकी इसमें और कुछ नहीं पूछेगा, गोमई बस एक याद रखना। इसके अलावा नर्मदा सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी है, मतलब सबसे लंबी पश्चिम वाहिनी नदी पूछेगा कि कौन सा है, मतलब पश्चिम को बहने वाली, तो आपका नर्मदा है जो अमरकंटक प्लेटू से निकलता है। इसके बाद सेकंड है आपका तापी, ठीक है। गोवा में भी कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे कि आपका मंडोवी है, जुआड़ी है। जुआड़ी नदी के बारे में याद रखिएगा कि यहीं पर जो आपका मनमुगाव, पोर्ट जुआ, आका है। इसके बाद कर्नाटक की पश्चिम वाहिनी नदियाँ, मतलब कर्नाटक में जो पश्चिम की ओर बहती है, उसमें आपका काली है, वराही है और शरावती है, ठीक है। काली नदी, वराही नदी और शरावती नदी। वराही नदी के बारे में याद रखना कि यहाँ पर जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल
कुंचिकल वाटरफॉल जो है आपका वराही नदी पर ही बना हुआ है, और शरावती नदी पर जो आपका जोग जलप्रपात यानी कि जो दूसरा सबसे ऊंचा है वो आपका यहाँ पे जोग जलप्रपात शरावती नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये दो नदियाँ। इसके बाद केरल का पश्चिम वाहिनी नदी की बात करें, मतलब केरल में, तो पेरियार आपको याद रखना है, केरल की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। एक है भरत पूजा जो कि आपका केरला में ही है, एक है पंबा जो कि आपका सबरीमाला क्षेत्र में फ्लो करता है। ठीक है, तो केरला की भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद कर्नाटक, गोवा सब मैंने बता दिया। ठीक है, पश्चिम वाला। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, झरने की बात करते हैं हम लोग, झरने। ठीक है, झरने में आपको बता दें, अब झरने मतलब क्या होते हैं, तो जब नदी किसी कठोर चट्टान से नीचे गिरती है तो झरना बनता है, और झरने के नीचे जो गर्त यानी पिट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लंज पूल कहते हैं। ये प्लंज पूल हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि ये अपर्दनात्मक जो है स्थल रूप है, मतलब अपर्दनात्मक से ही बनता है, मतलब नदी बह रहा है। ठीक है, मतलब अचानक से नीचे गिरता है, तो नीचे गिरने के कारण यहाँ पर गड्ढा बन जाता है, इसी को प्लंज पूल कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो भारत के प्रमुख झरनों के बारे में हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो भी हैं। चलो, तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्रमुख झरने यानी कि वाटरफॉल्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले आपका कुंचिकल। ठीक है, तो कुंचिकल मैंने ऊपर भी बताया था अभी कि ये सबसे ऊंचा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा, और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। कौन सी नदी पर है, तो वराही नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर्स है। ठीक है, तो कुंचिकल के बारे में 4 फैक्ट्स आपको याद रखना है। उसके बाद जोग है, जोग होना चाहिए, हाँ ठीक है, जोग झरना जो कि गरसोप्पा भी इसी को बोलते हैं। तो ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा है, जो कि कर्नाटका में ही है ये भी, और ये शरावती नदी पर है। वो आपका वराही नदी पर था, ये आपका शरावती नदी पर है। 253 मीटर इसका जो है हाइट है। फिर उसके बाद है दूध सागर। दूध सागर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि एक जो रेलवे लाइन है, ठीक है, इसके कारण से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। राज्य कौन से राज्य में, तो गोवा में है। कौन सी नदी, तो मंडोवी नदी। ठीक है, 310 मीटर जो है इसका हाइट है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, हाँ, ये दूसरा सबसे ऊंचा कैसे हो सकता है जब इसका 253 मीटर है, तो सिंपली बस एक वाला याद करो ना, ज़्यादा नहीं याद करने होता है। बस याद रखो कि दूध सागर झरना जो है आपका, इसका ऊंचाई 310 है और ये 210 है। ठीक है, ये मत याद करो कि दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। चलो, तो ये भी हो गया आपको दूध सागर और जोग। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका हुंडरू। तो हुंडरू बता दिए, स्वर्ण रेखा नदी पर है झारखंड में। ठीक है, हाइट इसका 98 मीटर है। उसके बाद है चूलिया। चूलिया जो आपका राजस्थान में है, कोटा के पास चंबल नदी पर। उसके बाद है धुआंधार। तो धुआंधार आपको बता दें मध्य प्रदेश में है, भेड़ाघाट जबलपुर में, और नर्मदा नदी के किनारे है, ये बसा हुआ है, मतलब नर्मदा नदी के किनारे, मतलब उसी पर है, मतलब ये वाला धुआंधार। उसके बाद धुएं जैसे दृश्य बनाता है इसलिए इसको धुआंधार कहते हैं। एक होता है कपिलधार। धुआंधार कपिलधार दोनों आपका मध्य प्रदेश में ही है, अमरकंटक में ये पड़ता है, नर्मदा नदी पर भी आपका है। तो दोनों धुआंधार और कपिलधार दोनों आपको नर्मदा नदी याद रखना है। फिर है आपका बड़े पानी। ठीक है, तो बड़े पानी याद रखिएगा, ओडिशा में है, सिमलीपाल नेशनल पार्क के पास। ऊंचाई इसका 399 मीटर्स है, और भारत का दूसरा दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। देखो यहाँ पर भी दूसरा सबसे ऊंचा बोल रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, बड़े ही पानी ही आपका होना चाहिए सेकंड हाईएस्ट, और पहला वाला था आपका ये कुंचिकल वाला। ठीक है, तो दूसरा आपको ये बड़े ही पानी वाला याद रखना है, पहला कुंचिकल और दूसरा बड़े ही पानी जो कि ओडिशा में पड़ता है। बाकी इसका बात करेंगे इसके बाद हैबे झरना, हैबे फॉल जो कि आपका गोकाक कहलाता है, गोकाक भी इसको कहते हैं। तो ये कर्नाटका में पड़ता है, चिकमंगलूर। ठीक है, चिकमंगलूर कर्नाटका में है, वहाँ पर ये हैबे झरना है। अब आते हैं, ये तो इंडिया के हो गए, विश्व के भी कुछ कुछ है, जैसे कि एंजल फॉल्स है जो कि आपका वेनेजुएला का है। विश्व का सबसे ऊंचा झरना ये है 979 मीटर्स के साथ। और टुगेला फॉल्स जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा है जो कि 948 मीटर्स का है। तो ये दो फॉल्स आपको याद रखना है वर्ल्ड में, एंजल और टुगेला फॉल्स, पहला और दूसरा। ये वेनेजुएला में है एंजल वाला, और दूसरा वाला आपका जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। अब आते हैं सॉइल्स के बारे में। ठीक है, तो सॉइल्स में सबसे पहले होता है आपका सॉइल्स होराइजन यानी कि मिट्टी के क्षितिज। तो मिट्टी की परतों को क्षितिज कहते हैं, याद रखना, लेयर्स जो होते हैं, तो इसमें कई लेयर्स होते हैं, ओ होता है, ए होता है, ई बी सी आर, ये इस तरीके से लेयर होता है मिट्टी का। तो सबसे टॉप वाला जो आपका लेयर होता है उसको बोलते हैं ओ होराइजन। ठीक है, इसमें आपका ह्यूमस और सड़ा गला कार्बनिक पदार्थ होता है, लेकिन ये सब मिट्टी में नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, हर जगह नहीं मिलता, वही चीज़ बोल रहा है कि अधिकतर घने वनों में ये पाया जाता है। उसके बाद है ए होराइजन। तो ए होराइजन की बात करेंगे तो टॉप सॉइल होता है ये, मतलब ओ के नीचे होता है टॉप सॉइल, और ये उपजाऊ होती है, और इसमें जड़ें तथा पोषक तत्व जो है इसी में मिलती है आपको। उसके बाद ई होराइजन की बात करेंगे तो ये आपका एलुविएशन लेयर होता है, मतलब अपक्षालन परत होता है। मीन्स कि ए और बी के बीच में संक्रमण एक परत होता है, मतलब ए होराइजन और बी होराइजन उसके बीच में आपका ये पड़ता है, इसलिए आपको ये संक्रमण परत कहलाता है। उसके बाद पोषक तत्व जो है धुल करके नीचे चले जाते हैं। लीचिंग का प्रोसेस जो होता है वो इसी वाले होराइजन में होता है आपका ई होराइजन में।
उसके बाद है बी होराइजन। तो बी होराइजन को हम लोग सब सॉइल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें खनिज और लवण जो है वो जमा रहते हैं। इसके अलावा सी होराइजन की बात करेंगे तो पेरेंट रॉक या अभिभावक शिला इसको बोलते हैं, आंशिक रूप से जो है आपका अपक्षयित चट्टान यहाँ पर जो है होता है। आर होराइजन की बात करेंगे तो बेड रॉक होता है, ठीक है, इसी को बेड रॉक कहते हैं या आधारशिला इसको बोलते हैं। ये अपरिवर्तित जो है मूल चट्टान आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका लेयर्स आपको यहाँ पे याद हो गया, OAEBCR। तो ये हर लेयर आपको यहाँ पे याद रखना है, किसकी क्या विशेषता है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट अब आते हैं कौन कौन सी मिट्टी भारत में पाई जाती है। तो सबसे पहले आपका है एलोवियल, जिसको कि हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो ये आपका उत्तर मैदानी भाग और प्लस में प्रायद्वीपीय नदी का जो डेल्टा वाला हिस्सा है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय नदी का डेल्टा मीन्स कि जो आपका इधर ईस्टर्न कोस्ट पर जो आपको ये देखने को मिलता है ज़्यादातर, आंध्र प्रदेश ये सब में, ठीक है। बाकी क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 40% यानी कि सबसे ज़्यादा जो है आपका एलोवियल सॉइल ही पाया जाता है इंडिया में। इसके बाद उप मिट्टी कौन कौन सा है, मतलब इसके दो भाग हैं एलोवियल मिट्टी के, मतलब जलोढ़ मिट्टी के। पहला खादर, दूसरा बांगर थी। ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो नवीन वाला होता है वो आपका उपजाऊ होता है, वो कृषि के लिए उपयुक्त होता है। पुरानी वाले में कंकर वगैरह होता है, इसलिए जो आपका कम उपजाऊ होता है। फिर है आपका पोषक तत्व। पोषक तत्व की बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी में तो पोटास इसमें सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है कमी होती है। मतलब अधिकतर मिट्टी में देखोगे इंडिया में तो उसमें ह्यूमस की कमी होती है, ठीक है, और फास्फोरस नाइट्रोजन इसमें कमी है, बाकी पोटास जो इसमें सबसे ज़्यादा है। सेकंड आपका जो है इंपॉर्टेंट काली मिट्टी, जिसको कि ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर सॉइल कहते हैं। इसका क्षेत्र क्या है तो जो डक्कन ट्रैप्स होता है, महाराष्ट्र गुजरात वाला जो MP वाला जो हिस्सा है वहाँ पर ये पाया जाता है। कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना था काली मिट्टी। इसका गुण क्या है तो ये सूखने पर इसमें क्रैक्स आ जाती है और भीगने पर ये चिपचिपी हो जाती है। और ये जो आपका सेल्फ फ्लोइंग होता है, मतलब खुद से ही यहाँ पर जो प्रवाहित होती है। और ये जो आपका जल रोधी होती है, मतलब जल को ये रोकती है, ठीक है। तो ये होता है आपका काली मिट्टी। और इसमें पोषक तत्वों की बात करेंगे तो इसमें आपका जो लाइम की मात्रा होती है, मतलब चूना की मात्रा होती है, लोहा होती है, एलुमिना होता है। लेकिन नाइट्रोजन, ह्यूमस, फास्फोरस इसमें भी आपका जो इसकी कमी होती है। इसके बाद है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। तो ये आपका जो है प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर आपको जो है पेडमोंटल क्षेत्र है, वहाँ पर आपका जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। वर्षा की कमी वाले क्षेत्र में होती है, यहाँ पे आपका लॉ ऑक्साइड पाया जाता है। इसमें इसका कारण से इसका जो रंग है वो लाल होता है। जल मिलने पर ये पीली मिट्टी पीली बन जाती है, मतलब येलो सॉइल में बदल जाती है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद लैटराइट मिट्टी की बात करेंगे तो इसमें एक वर्ड है लैटराइट, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, यानी कि ईंट के निर्माण में जो आपका लैटराइट मिट्टी का यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो निर्माण होता है लैटराइट मिट्टी का लीचिंग प्रोसेस के कारण होता है। और ये लीचिंग प्रोसेस कौन सा होराइजन में होता है, ये मैंने आपको बताया था कि ये होता है आपका यहाँ पे, देखो दिखाता हूँ मैं आपको। किधर गया, ऊपर था, हाँ देखो यहाँ पे जो ई होराइजन होता है ना, एलोविएशन लेयर, उसमें आपका जो है निचालन की प्रक्रिया होती है। तो लेटराइट मिट्टी जो आपका इसी लीचिंग प्रोसेस के कारण बनती है। इसके अलावा क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका उच्च तापमान यानी हाई टेम्परेचर प्लस में जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है, जैसे कि केरल का कोस्टल लाइन, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इन सब रीजन में जो आपको ये देखने को मिलता है। बाकी विशेषता की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है खनिज धुल करके नीचे चले जाते हैं। कॉफ़ी चाय की खेती में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होता है ये, जो भी आपका लेटराइट मिट्टी होता है, ठीक है। बाकी यही है आपका। भारत में सबसे अधिक अगर पूछेगा तो जलोढ़ मिट्टी, कपास के सर्वश्रेष्ठ काली मिट्टी, लाल रंग के कारण जो आयरन ऑक्साइड होता है, मतलब इस कारण से लाल मिट्टी होती है लाल। जल मिलने पर लाल मिट्टी पीली में बदल जाती है, किसके कारण से तो हाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पे आयरन्स का, इसके कारण से। बाकी लेटराइट मिट्टी का जो है बनने की प्रक्रिया क्या है, लीचिंग प्रोसेस के कारण बनता है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर डैम्स के बारे में, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। तो प्रमुख बांध में सबसे पहले आपको याद रखना है माइथन डैम है, जो कि आपका बड़ाकर नदी झारखंड में है। उसके बाद है भाखड़ा नांगल डैम, जो कि आपका सतलज नदी पर है, जो कि हिमाचल और पंजाब दोनों में फैला हुआ है। मतलब भाखड़ा हिमाचल में कहलाता है और नांगल जो आपका पंजाब में कहलाता है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये ग्रेविटी डैम है। ग्रेविटी डैम कहने का मतलब है कि गुरुत्वीय बांध है भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। देखो लिखा भी हुआ है, भारत का सबसे बड़ा बांध है गुरुत्वीय बांध। एक है टिहरी डैम, जो कि भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, देखो सबसे बड़ा ये है और सबसे ऊंचा टिहरी डैम है, ठीक है। उसके बाद है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम की बात करेंगे तो ये आपका महानदी है, जो कि ओडिशा में है। ये एशिया का सबसे लंबा बांध है। हीराकुंड की बात करेंगे तो एशिया का सबसे लंबा बांध ये है। और टेहरी की बात करेंगे सबसे ऊंचा है। और भाखड़ा नंगल जो है वो आपका सबसे बड़ा है, बड़ा लंबा ऊंचा, तीनों में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। लंबा बोलेगा तो हीराकुंड, ऊंचा बोलेगा तो टेहरी, बड़ा बोलेगा तो भाखड़ा नंगल, ठीक है। तीनों आपको क्लियर हो गया होगा। और कौन सी नदी पर है तो हीराकुंड महानदी पर है, टेहरी भागीरथी पर है, भाखड़ा नंगल सतलुज पे है। आगे जम्मू कश्मीर में कुछ प्रमुख बांधे हैं, जैसे कि आपका बगलीहार है, दुल्हस्ती है, सलाल है। ये तीनों आपका चेनाब नदी पर है। उसके बाद है किशनगंगा, तुलबुल और उड़ी, ये तीनों जो आपका झेलम नदी पर है।
उसके बाद मतलब ये परियोजनाएँ हैं, ठीक है? तलुगुल परियोजना, किशनगंगा, फिर उड़ी, ये सब आपका झेलम नदी पर है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुछ बांध हैं, जैसे कि आपका पौंग डैम है, जो कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है, ये व्यास नदी पर है। उसके बाद है चमेरा, बैरा, सिउल, ये आपका रावी नदी पर है। नाथपा जाखड़ी, जो कि आपका सतलज नदी पर है। तो ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध हैं। बाकी एक थीन डैम भी है, जो कि आपका रावी नदी है, जो राज्य अगर पूछेगा तो ये पंजाब में है, ठीक है? थीन डैम। अब है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर आपको याद रखना है, नर्मदा नदी पर है। गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये तीनों मतलब बाकी देखो इंदिरा सागर बस याद रखना है कि ये नर्मदा नदी पर एमपी में है। बाकी इसके अलावा जो भी सागर वाले हैं, ये सब आपको जो है चंबल नदी पर देखने को मिलेंगे राजस्थान में, ठीक है? राजस्थान और एमपी में याद करने का वही तरीका है, इंदिरा जो है आपका इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर, बाकी सागर वाले चंबल नदी पर। आगे दक्षिण भारत के बांध की बात करें तो दक्षिण में तो ये कृष्णा राजा सागर, केआरएस याद रखना है, कावेरी नदी कर्नाटका में। मेट्टूर डैम, जो कि कावेरी नदी पर है तमिलनाडु में, और अलमाटी डैम, जो कि आपका कृष्णा नदी पर है कर्नाटका में, ठीक है? इसके बाद अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर्स के बारे में। तो एग्रीकल्चर यानी कृषि की बात करेंगे तो कृषि के अलग अलग टाइप्स हैं, उसको पहले पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक होता है आपका आदिम निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि का मतलब होता है अपना जीवन गुजर बसर करना, मतलब उतना ही कमाना जिससे कि आपका जो है घर चल सके, ठीक है? तो ये आपका होता है आदिम निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है, पुराने औजारों का यूज़ किया जाता है। पुराने औजार मीन्स कि फावड़ा, हल, कुल्हाड़ी, इन सब का यूज़ किया जाता है कृषि के लिए, ठीक है? ये जनजातियों द्वारा जो है आपका झूम खेती किया जाता है। झूम खेती मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कि आपका स्लैश एंड बर्न टेक्निक्स होता है इसमें। मतलब पर्यावरण के लिए जो आपका हानिकारक होता है, क्योंकि इसमें पेड़ों को काटा जाता है, जलाया जाता है, उसके बाद खेती किया जाता है। तो ये पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, आदिम निर्वाह कृषि। तो ये आदिम निर्वाह कृषि का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद सघन निर्वाह कृषि एक होता है। सघन का मतलब ये इंटेंसिव, मतलब छोटे भूभाग पर जो है उन्नत औजारों का यूज करके जो है गहनता से खेती करना, मतलब छोटे से लैंड में जो है अधिक फसल का उत्पादन करना नए नए तकनीक के औजारों का यूज करके, तो आपका सघन निर्वाह कृषि कहलाता है। एक होता है प्लांटेशन कृषि, मतलब इसमें होता है बड़े क्षेत्र में एक फसल, मतलब बहुत बड़ा लैंड है उसमें एक तरह का फसल, अगर गेहूँ है तो गेहूँ, चावल है तो चावल, इस तरीके से अगर उगाया जाता है तो आपका प्लांटेशन कृषि कहलाता है। ये ब्रिटिश द्वारा प्रारंभ किया गया था, जैसे कि चाय की हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ताड़ हो गया, तेल हो गया, ये सब आपका प्लांटेशन कृषि का एग्जांपल है। उसके बाद एक होता है व्यावसायिक कृषि, जिसका मेन पर्पस होता है आपका बिजनेस करना, मतलब बेचना। जैसे कि आपका हो जाएगा कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू, ये सब जो आपका व्यावसायिक कृषि का एग्जाम्पल है। उसके बाद है मिश्रित कृषि यानी कि मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में आपका हो जाएगा खेती प्लस में पशुपालन, ठीक है? मतलब खेती के साथ साथ पशुपालन भी इसमें होता है मिश्रित कृषि में। एक होता है मिश्रित फसलें। मिश्रित फसलें कहने का मतलब है कि बीज जो है मिला करके बोना, कोई पैटर्न नहीं होता है। मतलब कि मान लो कोई लैंड है, ठीक है? इसमें बीज जो है ऐसे ही इधर उधर फेंक दिए, ठीक है? कोई बीज आलू का है, कोई बीज आपका मतलब क्या कह सकते हैं सरसों का है, ठीक है? तो मतलब अलग अलग कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं है, मतलब ऐसे ही फेंक दिया, ठीक है? जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर वो फसल क्या हो गया, उपज गया, तो वो आपका मिश्रित फसल कहलाता है। तो मिश्रित कृषि और मिश्रित फसल में अंतर ये है कि मिश्रित कृषि में खेती और पशुपालन से संबंधित है, लेकिन मिश्रित फसल में अलग अलग प्रकार के जो बीजे हैं वो ऐसे ही रैंडम फेंक दिए जाते हैं, ठीक है? एक होता है अंतर्वर्ती यानी कि इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में आपका जो तय पैटर्न में फसल होता है, मतलब देखो ऐसे होता है, जैसे मान लो ये लैंड है, ठीक है? तो इसमें मान लो कि ये एक रो है, ये एक रो है, ठीक है? रो है और कॉलम है। तो रो में जो है आपका मान लो कोई और फसल हो रहा है, कॉलम में कोई और फसल, फिर से रो में कोई और फसल, कॉलम में कोई और फसल। तो इस तरीके से जो फसल होता है पैटर्न बना करके ना, उसको हम बोलते हैं अंतर्वर्तीय या फिर इंटरक्रॉपिंग। एक होता है अल्टरनेट क्रॉपिंग। अल्टरनेट क्रॉपिंग में एक ऐसे फिर एक ऐसे, मतलब एक छोड़ करके जो है, जैसे ये गेहूँ है तो ये गेहूँ, फिर ये गेहूँ, और ये बीच वाला दूसरा कोई फसल होगा। तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर होता है, जैसे गेहूँ और चना एक साथ बोया जाता है। तो ये गेहूँ हो गया, ये चना, फिर गेहूँ, फिर चना, फिर गेहूँ, फिर चना, मतलब अल्टरनेट यहाँ पर जो है बोया जाता है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट फार्मिंग। एक होता है ट्रक फार्मिंग, जो कि आपका सब्जियों की खेती के लिए जो है आपका होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की खेती है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है। उसके बाद अब आते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में, जो झूम खेती है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अलग अलग रीजन में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे भारत में अगर बात करेंगे तो भारत में नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, ठीक है, जैसे आपका सिक्किम हो गया, ठीक है? उसके बाद और हो गया असम हो गया, तो उन सब में आपका जो है झूम खेती के नाम से जानते हैं, ठीक है? जो झारखंड होता है वहाँ पर कुड़वा के नाम से जानते हैं। पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश में, दीपा या बस्तर ये आपका छत्तीसगढ़ में, ब्रिंगपा जो है आपका वेस्टर्न घाट में, और डबी जो है आपका अंडमान निकोबार में। मतलब ये अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता है झूम झूम खेती को। इसको आपको याद कर लेना है। वर्ल्ड में अगर पूछेगा तो वर्ल्ड में याद रखना। ये सब देखो मैच द फॉलोइंग वाले में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो मैच द फॉलोइंग में आपको जो है करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, तो इसलिए आपको याद करना है, ठीक है?
रोका की बात करेंगे तो ये ब्राज़ील में है। कोनुको वेनेजुएला में जाना जाता है। मिल्पा जो है मैक्सिको में, एम से मिल्पा, एम से मैक्सिको याद कर लीजिए। राय इंडोनेशिया का है, ठीक है। मासोल जो है आपका फिलीपींस में, और चेन्ना जो है श्रीलंका में, लदांग जो है मलेशिया में जाना जाता है, ठीक है, धूमकेतु को। तो ये अलग अलग है, इसको याद करना है, थोड़ा रोक के आगे बढ़ते हैं। अब मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हो, मतलब सॉइल का संरक्षण कैसे कर सकते हो। तो पहला है आपका है समोच्च जुताई, यानी कंटूर फ्लफिंग करके, मतलब ढलान वाले क्षेत्रों में भूमि की समोच्च रेखा यानी कंटूर लाइंस के समांतर जुताई की जाती है। इसमें वर्षा का पानी सीधे ढलान पर बहने के बजाय रोका जाता है। और मिट्टी का कटाव क्या होता है, मतलब सीढ़ीदार आप कह सकते हैं, इस तरीके से सीढ़ी बना दिया जाता है जिससे जो वेग है ना पानी का वो कम होता है। तो कम यहाँ पर जो है मिट्टी का क्या होता है, अपर्दन होता है। तो इसलिए यहाँ पर समोच्च जुताई आपको याद रखना है। उसके बाद है सीढ़ीदार खेत, सेम टेरेसिंग, वही सीढ़ी बना करके जो है, दोनों सेम है लगभग, समोच्च वाला और सीढ़ीदार वाला, ठीक है। ढलानों पर जो सीढ़ी बना दिया जाता है जिसके कारण से जो पानी का बहाव है वो नियंत्रित हो जाता है और मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। एक है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग, यानी कि पट्टी फसल पद्धति। इसमें क्या होता है कि खेतों को समान चौड़ाई की पट्टियों में बांट करके जो है अलग अलग प्रकार की फसलें बो जाती है, मतलब एक सीक्वेंस में जो आपका पट्टी बना जाता है और इसमें पेड़ बो दिया जाता है, जिससे जो जकड़, मतलब जो मिट्टी है ना उसको जकड़े रहता है पेड़, जिसके कारण से मिट्टी जो है वो कटाव नहीं हो पाता, ना तो हवा से ना तो पानी से, ठीक है। तो ये होता है आपका पट्टी की फसल, स्ट्रिप क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं। फिर है वन रोपण, यानी कि फॉरेस्टेशन करके, मतलब जहाँ पर खाली जगह है वहाँ पर क्या कर दो, पेड़ बो दो, जिसके कारण से जो है आपका कम मिट्टी का अपर्दन होगा। फिर है आपका बनावट सुधार, मतलब इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर, जैसे कि खाद डालकर मिट्टी की संरचना को मजबूत करना, मतलब खाद वगैरह जो आप डालेंगे तो मिट्टी की संरचना क्या होती है उससे मजबूत रहती है, जिसके कारण से वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। इसमें मिट्टी की जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है, और कटाव करता है, मतलब जल को सूख लेगी वो ज़्यादातर जो भी आएगा, तो जल के कारण जो है कटाव कम हो जाएगा, इस तरीके से अगर करेंगे तो। एक होता है चेक डैम और बांध का निर्माण, मतलब कि छोटी नदियाँ या नालों पर छोटे छोटे बांध बना देंगे ताकि पानी की गति धीमी हो जाती है और मिट्टी का कटाव कम होता है। खेतों में मिट्टी व पानी को रोकने के लिए जो है मेड़ बनाना शामिल होता है, ठीक है। उसके बाद चराई नियंत्रण, मतलब कंट्रोल्ड ग्रेजिंग। कंट्रोल ग्रेजिंग क्या होता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो बोला खुले मैदानों में अत्यधिक चराई, यहाँ पर उससे बचने के लिए जो है हम लोग यहाँ पे मतलब उससे बचाना है, मतलब ज़्यादा चराई नहीं करेंगे। चराई करने से क्या होगा, जो घास वगैरह जो मिट्टी को पकड़े हुए वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिसके कारण से क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। तो चराई को भी रोकना है, नियंत्रित करना है। ये भी आपका जो मृदा संरक्षण का ही एक टाइप है। फिर है भूमि आवरण बनाए रखना, मतलब मेंटेनिंग ग्राउंड कवर। मीन्स की फसल कटने के बाद भी खेतों में पौधों के अवशेष छोड़ना या आवरण फसल बोना, मतलब अगर मान लो कि कोई फसल कट गया तो उसको खाली मत छोड़ो, उसमें कुछ ना कुछ बो देना चाहिए, चाहे वो मतलब झाड़ ही क्यों ना हो, ठीक है, तो वो बो देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है मिट्टी को वो पकड़े रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका है, अलग अलग प्रकार से यहाँ पर जो मृदा का संरक्षण आप कर सकते हैं। टोटल 8 है, और भी है क्या, हाँ और भी है, 2 भी है। पवन अवरोधक होता है, मतलब तेज़ हवा वाले क्षेत्रों में खेती की सीमा पर पेड़ पौधे की कतार लगाना, वही जो स्ट्रिपिंग फार्मिंग जो मैंने बताया था, पेड़ लगा देना इस तरीके से कि वो जो है उड़े ना, ठीक है, मतलब मिट्टी एक जगह से विंड से फ्लो होकर के दूसरी जगह पे ना जा पाए। फिर है जल संचयन, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग करके, मतलब वर्षा जल को संरक्षित करके खेतों में उपयोग करेंगे। इसमें मिट्टी की नमी बनी रहती है और उर्वरता भी सुरक्षित रहती है। तो ये अलग अलग प्रकार से जो है मृदा का संरक्षण है, थोड़ा सा देखिएगा इसको। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है फसल चक्रण, यानी कि क्रॉपिंग सीजन। तो 3 प्रकार की होती हैं फसलें, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल जो होती है सर्दी की फसल कहलाती है, और जो खरीफ होती है बरसाती फसल होती है, मानसून क्रॉप होती है। रबी की फसल में आपका जो है बुआई अक्टूबर नवंबर में होता है और कटाई जो है अप्रैल से मई के बीच में होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बुआई और कटाई अप्रैल मई में। उसके बाद प्रमुख फसलें इसमें आती है गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मसूर, ठीक है। और वर्षा में मतलब वर्षा की बात करेंगे तो जो पश्चिमी विक्षोभ हम लोग पढ़े थे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो कि आपका राजस्थान में महावट के नाम से जानती है। तो ये जो होती है ना रबी के क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी आपका ये डिस्क्राइब हो गया। आगे है खरीफ। खरीफ फसल में याद रखिएगा कि इसकी जो बुआई होती है वो जून जुलाई, मतलब ज़्यादातर मानसून के समय, क्योंकि इसको ज़्यादा वर्षा की नीड होती है, मतलब ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई इसका जो है सितंबर अक्टूबर में होता है। और प्रमुख फसलें इसमें बात करेंगे तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब जो आपका खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसलें की बात करेंगे तो अंतराल की फसल होती है ये। अंतराल मीन्स की जो आपका खरीफ फसल है और जो रबी फसल है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है, मीन्स कि जो आपका मई, जून और जुलाई, ठीक है, ये जो आपका टाइम है, तो इसमें जो आपका ये बोया जाता है, मतलब मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है और कटाई जो है जून जुलाई में की जाती है। प्रमुख फसलें इसमें आ जाएगी जैसे कि तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी, टमाटर, मतलब ज़्यादातर जो आपका सब्जियां हैं, ठीक है, वो सब इसमें आपकी आएंगी, ठीक है। तो जायद की फसलें भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेशनल वाटरवेज के बारे में, तो बात कर लेते हैं। तो नेशनल वाटरवेज में आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो 3 तरह की होती हैं। एक होती है आपका, ऐसे तो मतलब 3 इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो और भी है लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है। एक है नेशनल वाटरवे 1, वाटरवे 2, वाटरवे 3।
तो ये सबसे लंबा है वाटरवे 1, जो कि गंगा भागीरथी हुगली के नाम से जानती है। ये आपका इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ती है, मतलब कि इलाहाबाद यूपी में पड़ता है और हल्दिया आपका कोलकाता में पड़ता है, तो वहाँ से वहाँ तक ये जोड़ती है। तो नेशनल वाटरवे 1 कहलाता है, जो कि सबसे लंबा है, ठीक है। उसके बाद नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है, ठीक है, सादिया से धुबरी को जोड़ती है असम में। और नेशनल वाटरवे 3 जो है केरल में है, जो कि कोल्लम को कोट्टापुरम से जोड़ता है। एक आपका NH44 भी है, जो कि मतलब ये जलमार्ग नहीं, ये राजमार्ग है, ठीक है। ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है, ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। और जलमार्ग में नेशनल वाटरवे 1। तो ये हो गया हम लोग का ये वाला भी टॉपिक खत्म। अब आते हैं मिनरल्स के बारे में। कितने टॉपिक और बचे हुए हैं? 2-3 टॉपिक और होगा, ठीक है। दो नहीं, 2 ही टॉपिक है, ठीक है। चलो, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स के बारे में। देखो, इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, अब फिर भी इतने के बावजूद भी अगर आप लोग लाइक नहीं करते हो वीडियो को तो फिर दिक्कत है भाई, ठीक है। इसीलिए कम से कम वीडियो को देखे हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। कमेंट का हम लोग वेट करते हैं आपका। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट रहेगी कि कम से कम कमेंट करना, जिससे कि रिकमेंड होता है और भी कैंडिडेट्स तक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं कोयला के बारे में। तो 4 प्रकार के कोयले हैं, ठीक है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट में बात करेंगे तो ये आपका सर्वश्रेष्ठ है, सर्वाधिक कार्बन होती है इसमें, न्यूनतम नमी होती है। इस कारण से ये काफ़ी श्रेष्ठ किस्म का जो है आपका कोयला होता है, मतलब कार्बन की मात्रा हाई होती है, नमी निम्न होती है, ठीक है। जो कि इसको क्या बनाता है? सर्वश्रेष्ठ बनाता है। बिटुमिनस की बात करेंगे तो इसको जो है हम लोग धातु कर्म में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको कोकिंग कोल या मेटलर्जिकल कोल के नाम से भी जानते हैं, बिटुमिनस। लिग्नाइट जो होता है वो ब्राउन कोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और तमिलनाडु का जो नेवेली रीजन है ना, वो आपका लिग्नाइट के लिए जो है आपका जाना जाता है। पीट की बात करेंगे तो सबसे घटिया और सबसे अधिकतम नमी होता है इसमें और न्यूनतम इसमें कार्बन होता है। तो ये आपका जो है क्वालिटी के हिसाब से आपका 4 भागों में बांटा गया है। कोयले को जो है बरीड सनसाइन के नाम से जानते हैं, मतलब दफन की हुई धूप। संग्रह की बात करेंगे मतलब रिजर्व। देखो, 2 चीज़ होता है, एक होता है रिजर्व और एक होता है उत्पादन। तो अगर पूछेगा यहाँ पर रिजर्व जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, संग्रहण कहाँ पे है इसका, तो ये है आपका उड़ीसा में सबसे ज़्यादा, फिर है झारखंड में, फिर है छत्तीसगढ़ में। लेकिन उत्पादन अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा तो ये आपका छत्तीसगढ़ और तब उड़ीसा में, ठीक है। अब अलग अलग रीजन से यहाँ पर कोयले के, जैसे झारखंड में बात करेंगे तो झरिया और बोकारो में, MP में सिंगरौली में, तेलंगाना में सिंगरेनी और तमिलनाडु में नेवेली, जो कि लिग्नाइट का जो है सबसे उपयुक्त यहाँ पर जो है संचय स्थल है। तो ये अलग अलग रीजन है जो कि कोयला उत्पादन करती हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद है आयरन ओर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपका जो है 2 प्रकार होते हैं लौह अयस्क के, पहला मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट जो होता है वो सर्वाधिक लौह अंश होता है, मतलब इसमें अच्छा किस्म का लोहा होता है। हेमेटाइट भी एक होता है। बाकी संग्रह एवं उत्पादन में शीर्ष स्थान पर अगर बात करेंगे लौह अयस्क में, तो दोनों में आपका उड़ीसा ही आता है। बाकी लौह की अलग अलग पट्टियां हैं, आयरन ओर बेल्ट्स हैं, जिसको कि आपको याद रखना है। पहला है आपका उड़ीसा झारखंड पट्टी, दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पट्टी, जो कि छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के बीच में है। उसके बाद है बेल्लाड़ी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर पट्टी, जो कि कर्नाटका में है। और एक है गोवा बेल्ट। तो 4 बेल्ट्स आपको याद रखने हैं, आयरन ओर्स के इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बॉक्साइट। तो बॉक्साइट में याद रखना है धातु इसमें जो है एल्युमिनियम निकलता है। बॉक्साइट ओर है आपका एल्युमिनियम का, इसी से एल्युमिनियम बनता है आपका। फिर भारत में शीर्ष उत्पादक राज्य जिसका उड़ीसा है। महत्वपूर्ण क्षेत्र की बात करेंगे तो पंचपटमाली, कोड़ापुट, उड़ीसा आपका पड़ जाएगा एक, ठीक है, एल्युमिनियम का। बिलासपुर खटनी रीजन जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। फिर मैकाल हिल जो कि MP में पड़ता है, ये भी आपका जो है एल्युमिनियम के लिए जो है उपयुक्त मतलब जगह है। फिर है विश्व में अगर पूछेगा टॉप कौन सा देश है, तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का जो है यहाँ पर प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अबड़क के बारे में, माइका जिसको बोलते हैं। तो ये आपका जो है नॉन मेटालिक है, जो कि इसका यूज आपका विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इंसुलेटर के रूप में करते हैं। उत्पादक राज्य में सबसे ज़्यादा आपको बता दें आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा अबड़क का उत्पादन होता है, फिर राजस्थान में, फिर बिहार में, फिर झारखंड में। फिर है कॉपर। कॉपर याद रखना है, इसके प्रमुख खदानें जो आपका खेतरी और बालाघाट में है। खेतरी जो कि झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है और बालाघाट जो कि MP में पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपके तांबे की खानें हैं, प्रथम खोजी गई धातु आपका तांबा ही था, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मैंगनीज। मैंगनीज के बारे में याद रखिएगा कि भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य जो है मैंगनीज का, वो आपका मध्य प्रदेश है। उद्योग की बात करेंगे तो ये आपका इस्पात उद्योग में इसका जो है यूज किया जाता है मैंगनीज का, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन किया जाता है। गोल्ड की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व की बात करेंगे तो बिहार में है। बिहार का जो कैमूर हिल्स है ना, ठीक है, कैमूर हिल्स है ना, कैमूर हिल्स, हाँ, कैमूर हिल्स में ही आपका जो है सबसे ज़्यादा सोना का संग्रहण है। बाकी प्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपका कर्नाटका में पड़ता है। प्रमुख खदानें की बात करेंगे तो इसमें जो कोलार गोल्ड फील्ड्स है, KGF जो कि कर्नाटका में पड़ता है वो, और हुट्टी गोल्ड माइंस ये भी आपका कर्नाटका में ही पड़ता है। तो दोनों आपका कर्नाटका में ही, वहीं पर प्रमुख खदानें हैं आपकी यहाँ पे कोयला का, सॉरी, सोना का। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे हीरा के बारे में, डायमंड्स के बारे में, ठीक है। तो डायमंड के बारे में याद रखिएगा, केवल एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है पन्ना, जो कि MP में पड़ता है, जो कि कलिंजर के पास है। वो आपका जो है हीरा के लिए प्रमुख खान है, ठीक है।
उसके बाद अब आते हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। तो देखो ऐसे तो मेन अगर बात करेंगे तो दो तरह का होता है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। फिर इसके अलावा नवीकरणीय और अनवीकरणीय भी एक होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखिएगा। पारंपरिक कहने का मतलब क्या, कन्वेंशन मतलब परंपराओं से चली आ रही है, मतलब पुराने ज़माने से। तो जो बहुत पहले से आपका जो है ऊर्जा चली आ रही है, ठीक है, जिसका अब सोर्स क्या हो रहा है, लगभग ख़त्म होने को है, तो ये आपका पारंपरिक कहलाता है। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस, और इसको बनने में क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, पारंपरिक वाला। और गैर पारंपरिक जो कि अभी नवीन जो आपका ऊर्जा के स्रोत बने हैं, जैसे कि आपका सौर पवन हो जाएगा, भूतापीय हो जाएगा, ज्वार भाटा हो जाएगा, ये सब क्या है आपके गैर पारंपरिक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या है, तो देखो नवीकरणीय, नवीकरणीय मतलब नहीं, उसको जो है ख़त्म नहीं होने वाला है, मतलब ये रिन्यूएबल है। जैसे कि सौर, पवन, जल विद्युत, ये सब ऊर्जाएँ जो हैं नवीकरणीय, मतलब ये ख़त्म नहीं हुआ, चाहे जितना भी आप यूज़ कर लो। और अगर अब ख़त्म हो भी गया तो तुरंत ये बन जाता है। लेकिन अनवीकरणीय क्या है, ये आपका नॉन रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यूएबल तो है लेकिन काफ़ी लंबा टाइम लगता है। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, तो ये सब आपका अनवीकरणीय है। तो एक चीज़ यहाँ से आपको समझ में आ गया कि जो अनवीकरणीय ऊर्जा है वो आपका पारंपरिक कहलाता है, और नवीकरणीय जो है आपका गैर पारंपरिक कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, एक चीज़ क्या, बस यही चीज़ याद रखना है। तो ये अलग अलग प्रकार के ऊर्जा के सोर्सेज है। अब आज का लास्ट टॉपिक है जो कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही पार्ट था, लेकिन इसको हम यहाँ पे करें क्योंकि वहाँ पर वो छूट गया था, ठीक है। तो देखो चक्रवात की बात करते तो दो प्रकार का चक्रवात होता है, एक होता है उष्ण कटिबंधीय और एक होता है शीत कटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात कर लेते हैं, तो ये आपका केवल समुद्र में बनता है, उष्ण कटिबंधीय वाला केवल समुद्र पे बनता है। अत्यधिक विध्वंसकारी मतलब डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है, बार बार ये आते रहते हैं। और बनने की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, अगर हमको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनाना है तो उसके लिए आपको समुद्र की सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद बड़ा समुद्री क्षेत्र होना चाहिए, पूर्व स्थित कम दबाव क्षेत्र होना चाहिए, उसके बाद ऊपरी वायुमंडल में कोई डाइवर्जेंस ना हो, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे होता है। आगे बात करते हैं, तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। कोई डाइवर्जेंस नहीं होना चाहिए, ऊपरी वायुमंडल में कोई डाइवर्जेंस ना हो, मतलब ये सब शर्तें बताया जा रहा है, ठीक है। फिर कोरियोलस फोर्स जो हम लोग पढ़े थे, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कोरियोलस फोर्स जो है आपका आवश्यक होता है इसके लिए। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कि जहाँ पर भी ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है ना, वहाँ पर आपको क्यूमुलो निम्बस यहाँ पर जो है बादल देखने को मिलता है। क्यूमुलो निम्बस जो कि आपका ऊर्ध्वाधर विकास वाले होते हैं, ठीक है, ये बादल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं जो वर्षा करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद समशीतोष्ण चक्रवात एक होता है, टेम्परेट साइक्लोन जिसको बोलते हैं। तो ये समुद्र और भूमि, वो सिर्फ समुद्र में बन रहा था, ये आपका दोनों जगह पे बन सकते हैं। ये आपका फ्रंटोजेनेसिस से निर्मित होता है, एक प्रोसेस होता है फ्रंटोजेनेसिस, उसी से आपका ये निर्मित होता है समशीतोष्ण चक्रवात। फ्रंट का मतलब होता है इसमें जब गर्म और ठंडी वायु द्रव्यमान मिलते हैं तो आपका जो फ्रंट का निर्माण होता है, ठीक है। अब इसमें वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट और ऑकुलेट फ्रंट, तीन प्रकार के फ्रंट होते हैं। वार्म फ्रंट की बात करेंगे तो गर्म वायु जो है ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, इसमें गर्म वायु क्या होती है, ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है, तो वो वार्म फ्रंट कहलाता है। कोल्ड फ्रंट में ठंडी वायु जो है गर्म वायु के ऊपर उठा देती है, मतलब देखो दोनों में अंतर क्या है। इसमें बोला गर्म वायु जो है ठंडी वायु के ऊपर, ठंडी वायु है उसके ऊपर गर्म चल गया तो ये वार्म हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये वार्म फ्रंट कहलाएगा। ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर उठा देती है, ठंडी वायु है और गर्म वायु को क्या कर दे रही है, ऊपर उठा रही है। देखो दोनों में ऊपर जो है गर्म ही है, लेकिन इसमें क्या हो रही है, कोल्ड फ्रंट में उठा रही है ठंडी वाली, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, गर्म वाला ऊपर चला जा रहा है ठंडा से। तो कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। कोल्ड फ्रंट वाला ये चीज़ है। और ऑकुलेट फ्रंट होता है जो जो कि ठंडी वायु धीरे धीरे गर्म वायु को ऊपर उठाती है, ठीक है। इसमें उल्टा हो गया, धीरे धीरे इसमें उठाया जा रहा है, ठीक है। ठंडी वायु धीरे धीरे गर्म वायु को ऊपर उठाती है और इसमें ठंडी वायु गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। मतलब लगभग तीनों सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा का आपका डिफरेंस है। हालांकि देखो ये जो फ्रंट है इससे जो ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। बस याद रखना है कि दो टाइप के होते हैं, समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय। अब देखो यहाँ पर और चीज़ें देख लेना है, चक्रवात व प्रति चक्रवात। तो एक तो साइक्लोन आपने समझ लिया जो कि आपका कम दबाव क्षेत्र के चारों ओर, मतलब कि देखो बीच में आपका हाई प्रेशर और साइड में आपका लो प्रेशर होता है। तो इस तरीके से जो आपका बहता है, क्योंकि हाई से लो जाता है गैस, तो इस तरीके से आपका जो है बहेगा, ठीक है, इस तरीके से चक्रवात। और एक होता है एंटी साइक्लोन जो कि आपका उल्टा हो जाता है, मतलब बीच में आपका लो प्रेशर और बाहर बाहर हाई प्रेशर लो प्रेशर अब जाएगा, तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से बहेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि जो साइक्लोन है ना वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और जो नहीं 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 सॉरी सॉरी, हाई से लो, यही चीज़ होगा, ठीक है। अभी नीचे होगा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, रोटेशन के हिसाब से देखेंगे। बाकी अभी फिलहाल के लिए समझो साइक्लोन जो होता है वो कम दबाव क्षेत्र के चारों ओर होता है, और एंटी साइक्लोन जो होता है उच्च दबाव क्षेत्र के चारों ओर साफ व सुहावना मौसम होता है। इसके बाद घूर्णन की दिशा की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जो आपका ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, वही दक्षिणी गोलार्ध में जो आपका ये क्लॉकवाइज मूव करती है, ठीक है।
आगे है प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन की बात करेंगे तो चक्रवात की विपरीत दिशा में यहाँ पर जो घूमता है ये, मतलब साइक्लोन का ये क्या है, अपोजिट है। बाकी अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है ये। जैसे ऑस्ट्रेलिया में बात करेंगे तो वेली वेली के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय वाले हैं चक्रवात। तो ऑस्ट्रेलिया में वेली वेली, अटलांटिक महासागर में हरिकेन, और दक्षिण चीन सागर में आपका टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है, याद रखिएगा। बाकी भूकंपीय तरंगों से ये भिन्न होते हैं, मतलब साइक्लोन और सुनामी दोनों क्या है, बराबर नहीं है, याद रखिएगा। सुनामी क्या होता है, समुद्र तल पर भूकंप होने से उत्पन्न होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि सुनामी जो है वो समुद्र में आता है, तो वो आपका जो है साइक्लोन का ही हिस्सा है, लेकिन नहीं। सुनामी जो होता है समुद्र में तो आता है, लेकिन वो भूकंपीय एक्टिविटीज़ के कारण आता है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का यहाँ पर जो ज्योग्राफी का बम शॉट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। वर्ल्ड करवा दिया था, इंडियन करवा दिया, बाकी जो कुछ कुछ टॉपिक बचे हुए जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, और क्या था हम लोग का, नेशनल पार्क, ये सब ना, तो वो सब हम लोग का अलग अलग जो वो आएगा इन्वायरमेंटल वाला आएगा, उसमें हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल के लिए यही। अब इसके बाद बात रहती है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की। तो देखो ऐसा तो एमसीक्यू मैंने प्रोवाइड कर रखा है, वो बैच वाला 49 रुपीज़ वाला, आप उसको इनरोल कर लो। और देखो अभी सब सब सब्जेक्ट का थ्योरी जब मैं करवा दूंगा ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन 50-100 क्वेश्चन जो भी हो, अच्छे से प्रिपेयर करके मैं आपको करवा दूंगा, जिसमें कि आपको जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आदत हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आ रही है, चाहे वो 10th का लेवल का हो या फिर 12th लेवल का हो, एसएससी वाले में खास करके। बाकी तो ये रेलवे वालों के लिए तो वो जो हम लोगों ने 49 रुपीज़ का एमसीक्यू बैच दिया है वो सफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का ये ख़त्म होता है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक जो है, कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए आपको, वो लोग मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स करना है, पॉलिटी करना है, हिस्ट्री करना है, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों का इकोनॉमिक्स का आ रहा था, तो देखते हैं किसका वेटेज, मतलब किसका ज़्यादा रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। जिस पर ज़्यादा लाइक रहेंगे उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हो सकता है कल ही मिल जाए आपको, ठीक है। तो देखिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।